हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर की रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को बनाएंगे क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चा लोग, चलो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन के साथ। आप सभी को याद होगा, अपने पिछले सेशन में हमने मसल्स और उनके वेरियस टाइप को स्टडी किया था। साथ ही साथ हमने अपना स्पेशल अटेंशन पे किया था टू द स्केलेटल मसल्स, बिकॉज आप सभी को याद होगा यही वो मसल्स हैं जो हमें लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सो स्केलेटल मसल का हमने स्ट्रक्चर देखा था, उनका मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी स्टडी कर लिया था। अब बारी है चैप्टर के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ने की, विच इज द स्केलेटल सिस्टम। तो अब हम यहाँ पर टेकअप करने वाले हैं इस सेशन में द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसके साथ हम चैप्टर को करेंगे फिनिश। राइट, चलो। तो आप सभी को पता है, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी का क्या फॉर्म करता है? द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, और हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। भाई ये वो फ्रेमवर्क है जिसके अलॉन्ग हमारी बॉडी का जो प्लान है वो डिजाइन होता है। सो इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क। अब ये जो फ्रेमवर्क है ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनेगा? तो आपके जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें आता क्या क्या है? उनमें आती हैं द बोन्स एंड द cartilages. So our skeletal system is composed of bones and a few cartilages, और ये दोनों structures together form करते हैं the structural framework of our body। ठीक है ना? चलो, अब देखो, ये जो bones and cartilages हैं दोनों ही specialized connective tissues हैं। ये बात आपको पहले से पता है, हमने structural organization वाला चैप्टर पढ़ा है। तो both of them are specialized connective टिश्यू। राइट, ये बात तो आप जानते ही हो। आप स्पेशलाइज्ड क्यों हैं? इनका स्पेशल टेक्सचर है, नेचर है, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर मैट्रिक्स। ओके, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, अब सभी को याद है। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बोन्स, बोन्स आर रिजिड स्ट्रक्चर्स। ये वो रिजिड स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एक्चुअली फॉर्म करते हैं, सपोर्ट देते हैं हमारी बॉडी को। सो इनका जो रिजिड नेचर है दैट कम्स बिकॉज ऑफ देयर मैट्रिक्स, जो कि बहुत हार्ड होता है। अगर आप बोन्स के मैट्रिक्स को देखते हो तो उसमें आपको बहुत सारे प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स मिलेंगे, इवन फाइबर्स मिलते हैं। बट जो इनके अंदर सबसे अबंडेंट अमाउंट में इनको जो स्ट्रॉन्ग नेचर प्रोवाइड करता है, दैट इज अ सॉल्ट कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहां पर आपको कैल्शियम फॉस्फेट का ह्यूज डेपोजिशन देखने को मिलता है। कैल्शियम सॉल्ट्स रिच होते हैं इन द मैट्रिक्स ऑफ अ बोन, एंड दैट इज व्हाई इवन हम कहते हैं कि बोन्स आर दी calcium reservoirs of our body, है ना? ठीक है। Now when we talk about cartilage, cartilage क्या है? These are flexible soft structures। फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? बिकॉज उनका मैट्रिक्स ऐसा है। सो याद रखो, इनका जो मैट्रिक्स है वो प्लायबल है। प्लायबल बोले तो फ्लेक्सिबल है इन इट्स नेचर। अब इसको फ्लेक्सिबल कौन बनाता है कार्टिलेज के मैट्रिक्स को? प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स। तो यहां पर आपको कुछ सॉल्ट्स मिलेंगे, जैसे कि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, या फिर कुछ कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन्स भी यहां प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन्स। ठीक है, तो कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेजेस टू बी फ्लेक्सिबल और प्लायबल इन नेचर, जिसकी वजह से उनका नेचर ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टोटल बोन्स की इन द ह्यूमन स्केलेटन। तो ये तो आप भाई बचपन से जानते हो। कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा हमारी बॉडी में कितनी नंबर ऑफ बोन्स हैं इन एन एडल्ट फॉर्म? सभी को पता होगा, इट इज गोइंग टू बी 206। बट कितनों को ये पता है कि चिल्ड्रन में जो नंबर ऑफ बोन्स होती है इन कंपैरिजन टू एन अडल्ट, वो ज़्यादा होती है। और कितनी होती है वो कौन मुझे बताएगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। सो ह्यूमन अडल्ट में वी हैव 206 बोन्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन, इन चिल्ड्रन जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं दैट इज 213। 213 बोन्स होती हैं। बट आप ये सोच रहे होगे कि जो 213 बोन्स हैं वो अडल्टहुड में जाते जाते 206 में कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं? बिकॉज कुछ ऐसी बोन्स होती हैं, कुछ दो बोन्स ना आपको मिलेगा इस तरीके से, जो 7 एक्स्ट्रा बोन्स हैं उनमें से दो बोन्स आपस में फ्यूज करके एक सिंगल बोन बन जाती हैं, एंड दैट इज व्हाई दे फॉर्म दी 213 बोन्स। बट अडल्टहुड में दे टर्न डाउन to
206। तो इस तरीके से समझ में आया आपको। तो यहाँ पर 213 बोन्स चिल्ड्रन में मिलेगी, बट इट रिड्यूसेस टू 206 इन एन अडल्ट ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सर्टेन बोन्स। तो अब हम यहाँ पर 206 बोन्स को स्टडी करने वाले हैं हमारे ह्यूमन स्केलेटन की, बट इन 206 बोन को स्टडी करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए इट वुड बी बेटर कि मैं इन 206 बोन्स को 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दूं। इसीलिए डिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। सो वील बी टेकिंग अप द डिविजन्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें सबसे पहले वी हैव द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल जैसे कि नाम बताता है, ये बॉडी के एक्सिस के अलोंग है, राइट। तो बॉडी के एक्सिस के अलोंग जो भी बोन्स आती हैं वो आती हैं अंडर द एक्सियल स्केलेटन। और दूसरा है द अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब वो स्केलेटन की ये बोन्स जो कि हमारे अपेंडेजेस से एसोसिएटेड है, हमारे लिम्स से, चाहे फोर लिम्स हो या फिर हाइंड लिम्स हो, राइट। तो यहाँ पर आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सियल स्केलेटन, इन टोटल जो 206 बोन्स हैं हमारे पास, रिमेंबर हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं, वी हैव 206 बोन्स, राइट। तो इन 206 बोन्स में से जो एक्सियल स्केलेटन है उसके पास प्रेजेंट होती हैं टोटल 80 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स। और अपेंडिकुलर में रिमेनिंग 126 बोन्स प्रेजेंट होंगी, राइट। तो यहां पर प्रेजेंट होती है रिमेनिंग 126 बोन्स। ये बात क्लियर है। अब देखो एक्सियल स्केलेटन यानी कि एक्सिस के अलोंग लाई करने वाली कौन कौन सी बोन्स आपको मिलेंगी, उनका हम मोटा मोटा यहाँ पर डिवीजन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में आपको मिलेगा डेफिनेटली द स्कल, तो हमारा स्केल आता है, और आता है द रिब केज, राइट, जो हमारा रिब केज है। सो याद रखो यहां पर 2 ही कंपोनेंट्स मिलेंगे, वन इज गोइंग टू बी द स्कल एंड सेकेंडली द रिब केज। जो रिब केज है ना बच्चों, रिब केज मिलके बना होता है 3 हिस्सों से। कौन कौन से है वो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले आपको मिलेंगी द रिब्स डेफिनेटली, फिर आता है अब बोन जो कि राइट सेंटर में हमारे वेंट्रल साइड पे, हमारी बेली साइड पे लाई करती है, जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी बुलाते हैं, वी कॉल इट द स्टर्नम। तो स्टर्नम भी। और तीसरा क्या है भाई, तीसरा है हमारा पीछे की तरफ डॉर्सल साइड पे लाई करने वाला वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी इट हैज टू बी द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स है ना, दे टुगेदर फॉर्म द रिब केज, और स्कल एंड रिब केज टुगेदर मिलकर बनाता है हमारी टोटल 80 बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द एक्सियल स्केलेटन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडेजेस से एसोसिएटेड, तो डेफिनेटली हमारे आने वाले हैं यहाँ पर द लिम्स। तो यहाँ पर आपको लिम्स मिलेंगे, राइट। देन उसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पर द गर्डल्स। सो गर्डल्स क्या हैं, कुछ ऐसे कॉलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो कि क्या करते हैं, हमारे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन के ये जो लिम्स है ना, लिम्स की बोन्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन से एसोसिएट करने का काम करते हैं द गर्डल्स। तो गर्डल्स क्या है, दीज आर दो साइट ऑफ अटैचमेंट जहां पर जो हमारी लिम्स की बोन्स हैं वो हमारे एक्सियल स्केलेटन से जाके फ्यूज करती हैं, राइट, आर्टिकुलेट करती हैं रादर। ओके, सो होपफुली आपको ये जो डिवीजन है ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम वो क्लियरली समझ आ गया होगा। अब बारी है कि अब हम एक एक करके इन सभी टाइप के जो डिविजन्स है ना उनको डिटेल में स्टडी करें। तो सबसे पहले बिगिन करते हैं विद द एक्सियल स्केलेटन नाउ। आई होप आप सभी रेडी हो गए। तो बच्चों अब हम बिगिन करते हैं विद द एक्सियल स्केलेटन नाउ। सो एक्सियल स्केलेटन जैसा कि मैंने बताया था लाइज अलोंग द बॉडी एक्सिस, और ये कंपोज होता है कितनी बोन से, 80 बोन से। इसमें लाई करती हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, तो मैंने बताया था स्कल इज गोइंग टू बी वन पोर्शन, हमारा जो हेड वाला रीजन है, राइट। और रिमेनिंग हमारे पास आता है रिब केज का पोर्शन जिसमें वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है और रिब्स आती हैं, राइट। तीनों क्या मिलकर बना रही हैं, दे टुगेदर फॉर्म दी रिब केज, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब अपना अटेंशन हम पे करने वाले हैं एक एक पार्ट पे। सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन के सबसे पहले पोर्शन या कंपोनेंट से डील करेंगे विच इज गोइंग टू बी द स्कल। तो अगली स्लाइड में आने वाला है स्कल के बारे में पूरा डिटेल। रेडी हो? तो बच्चों अब हम बात करते हैं अबाउट दी ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल में इन टोटल आपको 29 बोन्स मिलती हैं। कितनी नंबर ऑफ बोन्स मिलेंगी? 29। सो रिमेंबर यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है 29 नंबर ऑफ बोन्स, बट इफ यू गो बाय द डेटा एज पर एनसीईआरटी लिखती है कि स्कल में इन टोटल 22 बोन्स होती हैं। बट ये तो डिफरेंस आ गया भाई, और वो भी ह्यूज डिफरेंस है। 29 और 22 में 7 बोन्स कहाँ गई?
ओके, तो इसके बारे में हम अभी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं थोड़ी देर में। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्कल की जो डिफरेंट सेट ऑफ बोन्स हैं उनको पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। तो स्कल जो है ना वो कंपोज होता है 4 सेट ऑफ बोन्स के साथ। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारे पास है द क्रेनियल बोन्स जो कि फॉर्म करती हैं हमारा क्रेनियम। क्रेनियम बोले तो द ब्रेन बॉक्स जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ये वो बोन्स हैं जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं, हेंस दे आर कॉल्ड द नेचुरल हेलमेट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की नेचुरल हेलमेट कहलाती हैं, ठीक है ना। चलो, देन वी हैव इज अ सेट ऑफ बोन्स जो कि हमारा फेशियल रीजन फॉर्म करती हैं। तो फेशियल रीजन को फॉर्म करने वाली बोन्स को हम क्या बुलाएंगे, डेफिनेटली द फेशियल बोन्स, जो कि इन टोटल 14 होती हैं इन देयर नंबर। सो एनसीईआरटी की जो टोटल 22 बोन्स है ना वो स्कल में सिर्फ इन 2 सेट ऑफ बोन्स को ही कंसीडर करती हैं। और जहां तक सही है भाई, ये बात भी सही है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि क्रेनियम और फेशियल बोन्स ही ना हमारी जो स्कल है उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर्म करती हैं। बाकी जो रिमेनिंग 7 बोन्स हैं वो फ्रेमवर्क फॉर्म नहीं करती हैं, हेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द स्कल, बट हम उनको कंसिडर करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी भी उनको सेपरेटली कंसिडर करती है, ठीक है। सो लेट्स टेक अप द अदर सेट ऑफ बोन जिन्हें हम बुलाते हैं द ईयर ऑसिकल्स। ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं, ईयर बोन्स, ये प्रेजेंट होती है हमारे मिडिल ईयर में, ठीक है। तो हमारा जो मिडिल ईयर है उनमें ये प्रेजेंट है, बट ये हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर्म नहीं करती है स्कल का। इनका काम होता है बस बाहर से आने वाली साउंड वाइब्रेशंस को अंदर ट्रांसमिट करना फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर इनटू द inner ear, ठीक है। So remember, ear ossicles are going to be another set of bones, but they do not form the structural framework. And then is another special bone जिसे हम बुलाते हैं हॉइड बोन। ये जो हॉइड बोन है ये प्रेजेंट होती है द बेस ऑफ अवर टंग, हमारी टंग के बेस पे ये प्रेजेंट नजर आएगी, और आप कह सकते हो बिटवीन अवर जो लोअर जो है जिसे हम मैंडिबल बुलाते हैं और हमारे लैरिंक्स वॉइस बॉक्स के बीच में प्रेजेंट होगी। और ये वो बोन है जहां पर मसल्स ऑफ टंग की कुछ मसल्स जाके इंसर्ट होती हैं। सो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। बट ये ऐसी बोन है जो किसी और दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है, किसी और दूसरी बोन के साथ ज्वाइन नहीं करती है। ये बात आपको याद रखनी है अबाउट दी हॉइड बोन, ठीक है। चलो, इसको हम टंग बोन भी बुलाते हैं बिकॉज मैंने बताया ना ये टंग के नीचे प्रेजेंट है और टंग की कुछ मसल्स यहां पर जाके अटैच होती हैं। तो इवन वी कॉल इट दी टंग बोन, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इन सेट ऑफ बोन्स की जो इंपॉर्टेंटली फॉर्म करती हैं द स्कल। सबसे पहले बात करते हैं क्रेनियम में पाई जाने वाली 8 बोन्स की। सो यहां पर देखो सबसे पहले वो 8 बोन्स कौन कौन सी, एक्चुअली वो 8 बोन्स में से कुछ बोन्स जो है वो पेयर्ड है, स्पेशली 2 बोन्स। देखो सबसे पहले आती है द फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन एक ही है नंबर, और डेफिनेटली ये हमारे क्रेनियम का फ्रंटल रीजन बना रही है, सामने वाला जो फोरहेड रीजन है, राइट। तो ये हमारा फोरहेड रीजन, इवन हमारी आई ऑर्बिट का जो रूफ है, मतलब जो आई सॉकेट्स है ना उनके ऊपर का जो रूफ वाला पोर्शन है वो भी ये फ्रंटल रीजन ही फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इट फॉर्म्स द फोरहेड एंड द रूफ ऑफ द आई सॉकेट्स। देन बात करते हैं पैराइटल की। पैराइटल बोन पेयर्ड बोन से बच्चों 2 है नंबर में, और ये फॉर्म करती है हमारा मेजर दी रूफ ऑफ द क्रेनियम। क्रेनियम का जो रूफ है ना, एक्चुअली ये छत वाला रीजन है आप कह सकते हो जिसको, वो फॉर्म कर रहा है द पैराइटल बोन। सो पैराइटल बोन्स याद रखना है आपको, 2 है नंबर। देन उसकी बात आती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल वो सेट ऑफ बोन्स हैं बच्चों जो हमारे टेम्पल रीजन में फाइंड आपको मिलेंगे, टेम्पल रीजन में। और यही वो बोन है जहां पर ना आपको ऑडिटरी मीटर्स मिलता है, मतलब एक ओपनिंग जिसके थ्रू ईयर्स में क्या जाती हैं, साउंड वाइब्रेशंस पास करती हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो एक कैनाल के थ्रू, एक ओपनिंग के थ्रू एंटर करती हैं, और वो ओपनिंग प्रेजेंट होती है इसी बोन के अंदर, ठीक है, विच इज द टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन में ही वो छेद है जिसके थ्रू द कैनाल इज प्रेजेंट, ऑडिटरी कैनाल, जिसके थ्रू क्या पास करेगी, साउंड वाइब्रेशंस। सो रिमेंबर दिस थिंग, द टेम्पोरल बोन जो है वो 2 है नंबर पे, ईच ऑन दी ईदर साइड। इस साइड पे भी एक ईयर के पास और इधर पे भी दूसरे ईयर के पास, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ऑक्सीपिटल बोन। ये एक ही है बच्चों, और ये आपको पीछे मिलेगी यहां पर, ठीक है। ये जो बोन है, इस बोन की खासियत देखो, पहली चीज तो ये बोन में आपको एक बड़ा सा अपर्चर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ 2 प्रोट्यूबरेंस देखने को मिलते हैं। तो देखो मैं इसका ना पीछे वाला हिस्सा आपको ऐसे सेपरेटली बना के दिखा रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो इमेजिन करो कि ये वो पीछे वाला हिस्सा है, हम पीछे से देख रहे हैं अपनी स्कल वाले रीजन को। तो आप देखोगे पहले तो आपको ना ऐसे कुछ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस देखने को मिलते हैं जो 2 हैं इन नंबर, और फिर आपको ना एक बड़ी सी यहां पर ऐसी ओपनिंग मिलती है, एक अपर्चर मिलता है। इस ओपनिंग को हम बुलाते हैं द फोरामेन मैग्नम। क्या बुलाते हैं? फोरामेन मैग्नम।
बच्चों ये वो अपर्चर है जिसके थ्रू हमारे ब्रेन स्टेम से जब निकलता है ना, स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, तो वो इसी के अलोंग रन करता है, इसी के थ्रू निकल के हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो न्यूरल कैनाल है, जो स्पेस है, उसमें रन करेगा। सो इट इज दैट पोर्शन ऑफ द स्कल जिसके थ्रू, या ये वो अपर्चर है जिसके थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड कम्स आउट फ्रॉम द स्कल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ओके। और फिर आपको ये जो दो प्रोट्यूबरेंस देखने को मिल रहे हैं ना, इनको हम कॉन्डाइल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? दी कॉन्डाइल्स। कॉन्डाइल्स यहाँ पर, सिंस ये ऑक्सीपिटल बोन्स के हिस्से हैं, इसीलिए इनको हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ठीक है। अब ये जो प्रोट्यूबरेंस हैं आप देखोगे आगे जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट वर्टिब्री है, जिसे हम एटलस बुलाते हैं, उन पे जाके आर्टिकुलेट करते हैं। और जब ये आर्टिकुलेट करेंगे ना, ये जो दो हिस्से हैं, मतलब एज इन ये जो आपको बल्ज मिल रहा है या प्रोट्यूबरेंस मिल रहा है ना, ये आपकी फर्स्ट वर्टिब्री एटलस के कुछ कॉन्केविटी में जाके ऐसे फिट हो जाएगा, जिसकी वजह से ना आपका हेड का जो मूवमेंट है वो ऐसे पॉसिबल है, मतलब ये ऐसे मूव कर सकता है फिटिंग के बाद। तो एज सच यहाँ पर जो जॉइनिंग हो रही है ना, वो किस टाइप का मूवमेंट हेल्प कर रही है? जब आपका हेड ऐसे नॉट करे, मतलब येस के सिग्निफिकेंस में मूव करता है। तो इसीलिए हम इस जॉइंट को येस जॉइंट भी बुलाते हैं, या फिर जो एटलस है उसको हम येस बोन भी बुलाते हैं, बिकॉज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स वहीं पर जाके उनकी कॉन्केविटी में जाके जब ज्वाइन करती हैं तो येस का मूवमेंट आपके स्कल का पॉसिबल हो पाता है। सो ये बात समझ आ रही है? ओके। देन वी हैव दिस स्फीनॉइड बोन। बच्चों ये एक बटरफ्लाई शेप्ड बोन है, और ये जो बटरफ्लाई शेप्ड बोन प्रेजेंट है, ये एक्चुअली बाकी जितनी भी क्रेनियल बोन्स है ना आपके क्रैनियम की, उन सभी से जाके ज्वाइन करती है, तो सभी के साथ आर्टिकुलेट करती है, क्योंकि इसमें इतनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। साथ ही साथ ना इस स्फीनॉइड बोन में आपको एक छोटी सी पिट मिलती है, एक छोटी सी ना आप कह सकते हो डिप्रेशन मिलता है, और उसको हम लोग एक्चुअली सेला टर्सिका बुलाते हैं, मतलब द टर्किश सैडल। अब वो जो टर्किश सैडल है, वो सैडल जानते हो ना, एक ऐसी आप कह सकते हो एक लेदर की सीट, जो आपने देखा होगा ना हमेशा हॉर्स राइडिंग के टाइम पे हॉर्स के ऊपर डाली जाती है, जिस पे बैठ के आप राइड करते हो हॉर्स, राइट? तो वो जो सीट की तरह दिखाई देती है, सो इट इज कॉल्ड सेला टर्सिका। और वो जो छोटी सी कैविटी है या फिर छोटी सी जो डिप्रेशन है या पिट है, उसमें सिचुएटेड होती है एक ग्लैंड, एंड हेंस उसी का नाम क्या पड़ा? द पिट्यूटरी ग्लैंड, बिकॉज वो पिट में सिचुएटेड ग्लैंड है, इसलिए इट इज पिट्यूटरी। ठीक है, ओके। सो हेंस स्फीनॉइड बोन में ही आपको सेला टर्सिका या फिर प्रेजेंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगा। ठीक है। देन उसके बाद वी हैव दी एथमॉइड बोन, जो कि अगेन 1 इन नंबर, रिमेंबर स्फीनॉइड भी एक ही होगी और एथमॉइड भी 1 है। ये जो एथमॉइड बोन है बच्चों, याद रखो, एथमॉइड बोन आपके जो नेजल कैविटी है उसका रूफ बनाती है, उसकी छत बनाती है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रेनियल बोन्स। बात समझ में आ गई? इनके सारे नाम्स और नंबर बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, एक्सेप्ट फॉर पैराइटल एंड टेम्पोरल, बाकी सभी सिंगल हैं इन दैट नंबर। अब बात करते हैं फेशियल बोन्स की। फेशियल बोन्स में आती हैं द नेजल बोन्स। नेजल्स भाई जो फॉर्म करती हैं हमारे नोज ब्रिज को। सो चश्मा लगाते हैं ना, तो हमारा चश्मा इस बोन के ऊपर रेस्ट करता है ना, यही जो नोज ब्रिज है, इट इज फॉर्म्ड बाय दीज 2 नेजल बोन्स। तो दे आर 2 इन नंबर। देन आती हैं इसी नेजल बोन्स के पीछे लाई करने वाली, बिहाइंड लाई करने वाली इंफ्रा नेजल बोन्स। सो अगेन दे आर गोइंग टू बी 2 इन नंबर। देन उसके बाद आती है लैक्राइमल्स। लैक्राइमल जैसे कि नाम बताता है हमारे आई सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होंगी, सो दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इनसाइड द आई सॉकेट। और फिर आती है पैलेटाइन, जो कि हमारा पैलेट बनाती है, ऑफ दी पैलेट जानते हो ना, द रूफ ऑफ द बकल कैविटी, उसको फॉर्म करती हैं द पैलेटाइन बोन। ओके, ये वही आप कह सकते हो पार्टीशन है जो कि हमारी नेजल कैविटी और हमारे बकल कैविटी को सेपरेट करता है। देन वोमर आती है, अगेन वो भी फॉर्म करती है द रूफ। देन उसके बाद आता है जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक 2 इन नंबर एंड दे फॉर्म द चीक बोन्स। जब आप स्माइल करते हो तो स्माइलिंग के टाइम पे आपको जो यहाँ पर एलिवेशन देखने को मिलता है बोन का, दैट बोन इज गोइंग टू बी द जाइगोमैटिक और द चीक बोन्स। So these are our cheekbones. Then आती है maxilla. Maxilla 2 in number. Again they form the upper jaw. So they form upper jaw. And एक mandible present है. Mandible बोले तो lower jaw. So यहाँ पर present होगा the lower jaw. एंड जितनी भी फेशियल बोन्स हैं, जितनी भी क्रेनियल बोन्स हैं या स्कल की जितनी बोन्स हैं, उन सभी में से ओनली एंड ओनली जो मूवेबल बोन है दैट इज आवर मैंडिबल। तो लोअर जॉ की जो बोन है ना, इट इज द ओनली मूवेबल बोन इन आवर स्कल। सो ये ओनली मूवेबल बोन होगी बच्चों। एंड रिमेंबर जो मैक्सिला और मैंडिबल है, यानी कि अपर एंड द लोअर जॉ, इन दोनों में ही आपको सॉकेट्स मिलेंगे फॉर द टीथ। सो टीथ आपको पता है ना, वी आर थिकोडोंट।
ठीक और बोले तो हमारे जो टीथ हैं वो एम्बेडेड होते हैं दी बोनी सॉकेट्स ऑफ अवर जॉस। तो यहाँ पर आपको इन मैंडिबल और मैक्सिला में क्या मिलने वाले हैं, दी सॉकेट्स फॉर द टीथ। अब ईयर ऑसिकल्स के बारे में मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा बिकॉज इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तीनों की तीनों जो बोन्स हैं उनका नाम है मैलिस इनकस स्टेपिस, और मैलिस इनकस स्टेपिस आपको ईच ईयर में एक एक मिलेगी, मतलब इन टोटल दोनों ईयर्स में 6 बोन्स होंगी, 2 ईच, राइट। बात समझ में आ रही है। और इनका काम कोई स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देना नहीं है, बल्कि वाइब्रेशंस के थ्रू जो साउंड वाइब्रेशंस हैं उनको ट्रांसमिट करना है, पास करना है फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू द इनर ईयर। फिर आती है हॉइड बोन, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो आई होप द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द स्कल आपको क्लियरली समझ आया होगा। अब हम इन सभी बोन्स, इनमें से कुछ बोन्स शायद मिस हो सकती हैं उन डायग्राम्स में, बट इन सभी की पोजीशनिंग देखेंगे इन द स्कल। सो नेक्स्ट विल बी टेकिंग अप द पोजीशनिंग ऑफ दीज बोन्स ऑन द ह्यूमन स्कल नाउ। तो बच्चों अब हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से वेरियस फेशियल और क्रेनियल बोन्स की प्लेसमेंट को देखेंगे इन द ह्यूमन स्कल, जिसके लिए आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है स्कल का, और इधर पर द लेटरल और द साइड व्यू। चलो अब देखते हैं सबसे पहले हम क्रेनियल बोन्स की पोजीशनिंग को। क्रेनियल बोन्स में सबसे पहले आपको पता है देयर वाज वन फ्रंटल बोन जो कि फोरहेड बनाती है, राइट। तो फोरहेड का अगेन ये फ्रंटल बोन आपको नजर आ रही है सामने, देखो, है ना। और साइड व्यू में देखो इस तरीके से नजर आ रही है। सो दिस इज द फ्रंटल, एंड ये कितनी है, एक ही है इन इट्स नंबर। याद आ गया आप सभी को, ठीक है। सो ये फ्रंट पोलर रीजन बना रही है, माथे वाला। अब आती है, अब एक चीज बता दूं, यहीं पर जितनी भी क्रेनियल बोन्स है ना आपको, जितनी भी मिल रही हैं यहाँ पर, फ्रंटल हो गई, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये आपस में ज्वाइन होती हैं बाय अ फाइब्रस कार्टिलेज, जिसे हम सूचर्स के फॉर्म में यहाँ पर देखते हैं। तो आपको ना इस तरीके से सूचर्स मिलते हैं। देखो ये जो सूचर्स हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनको हम बुलाते हैं द फाइब्रस कार्टिलेज। और यही इन सूचर्स की वजह से, इन सूचर्स की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ फ्यूजन हो रहा है बोन्स का, ये बोन्स इमूवेबल है। So remember they form some immovable joints. Okay? So remember this point very well. ठीक है। अब यहाँ पर ये बात होगी फ्रंटल पार्ट की या फ्रंटल क्रेनियल बोन की। अनदर कौन सी है भाई, मैंने बताया था जो बनाती है द रूफ ऑफ द क्रेनियम, एंड दैट इज द पैराइटल। तो पैराइटल आपको सामने से तो नजर नहीं आएगी इतनी क्लियरली, यहाँ पर थोड़ा सा रीजन ही नजर आ रहा है, बट ये साइड्स वाला रीजन फॉर्म करती है, दिस वन। तो ये दो हिस्सों में है, एक लेफ्ट साइड में डिवाइडेड है, एक राइट साइड में। तो दे आर गोइंग टू बी 2 इन देयर नंबर, ठीक है। बाकी की बोन्स हम यहीं पर प्लेस करेंगे बिकॉज वो साइड व्यू में ज्यादा बेटर दिखती हैं। फिर आती है एक ऑक्सीपिटल बोन, जो कि आपको फ्रंट व्यू में तो देखेगी ही नहीं, ये पीछे है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है ना, इसीलिए इसको हम यहाँ पर एक ही देखेंगे, और ये एक ही होती है नंबर। मैंने आपको बताया था इसके थ्रू एक बड़ा सा अपर्चर है। तो आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पर एक बड़ा सा अपर्चर है जिसे हम फोरामेन मैग्नम बुलाते हैं, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन करती है, मतलब बाहर आती है फ्रॉम द स्कल। और आपको यहाँ पर ऐसे क्या मिलते हैं, कुछ प्रोट्यूबरेंस मिलते हैं जिन्हें हम क्या बुलाते थे, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। मैंने आपको बताया था ये जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं ये दोनों तरफ प्रेजेंट है फोरामेन मैग्नम के। तो फोरामेन मैग्नम के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ ये कॉन्डाइल्स प्रेजेंट हैं। इसीलिए जो प्रेजेंस है, सिंस यहाँ पर 2 कॉन्डाइल्स की प्रेजेंस है, इसीलिए ह्यूमन स्कल को हम डायकॉन्डाइलिक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, डायकॉन्डाइलिक। सो रिमेंबर दिस टर्म कि ह्यूमन स्कल इज डायकॉन्डाइलिक बिकॉज उसका आर्टिकुलेशन जब होता है विद द फर्स्ट वर्टिब्रा, वो होता है विद द हेल्प ऑफ 2 कॉन्डाइल्स व्हिच इज द 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, हेंस कॉल्ड डायकॉन्डाइलिक स्कल। ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अब ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल तक हम चल दिए, ऑक्सीपिटल बोन देख ली हमने, ये भी कितनी है 1 इन नंबर, इसके बारे में बात कर ली। फिर आती है टेम्पोरल। टेम्पोरल मैंने बताया ही था, ये जो टेम्पोरल बोन है वो कहाँ प्रेजेंट है, टेम्पल रीजन में, नेक्स्ट टू द ईयर्स, है ना। तो ये आपको टेम्पोरल बोन दोनों ईयर के पास है, लेफ्ट एंड राइट साइड, इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी आल्सो 2 इन नंबर। और इन्हीं में देखो आपको क्या मिलता है, देयर इज दिस ओपनिंग। ओपनिंग किसकी है, ये ईयर की, राइट। यहीं पर बोन के अंदर एक आप कह सकते हो ओपनिंग है, होल है, जिसके थ्रू साउंड वाइब्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर पास करते हैं टू द ईयर। तो दिस इज दी ऑडिटरी मीटस, ठीक है, ऑडिटरी ओपनिंग कह सकते हो, हियरिंग वाली ओपनिंग। अच्छा, यहां तक भी बात क्लियर होगी, सारी बोन्स आपको समझ में आ गई। अब कौन सी बोन्स बची हैं, ओनली 1 and 1 विच इज 1 and 1 मतलब 2 अलग अलग बोन्स हैं जो कि सिंगुलर इन नंबर है। वन इज स्फीनॉइड बोन, जिसका की पोजीशनिंग आपको यहाँ दिख रही है। तो दिस इज अ स्फीनॉइड बोन। देखो ये जो स्फीनॉइड बोन है, मैंने बताया था ये बटरफ्लाई शेप्ड बोन है, राइट। और ये क्या कर रही है, ये बाकी इसकी इतनी सारी प्रोसेसेस हैं जो कि बाकी की क्रेनियल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करती हैं,
राइट। और इसी में सेला टर्सिका मिलता था ना, जहां पर उस पिट के अंदर प्रेजेंट होती थी ग्लैंड कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो ये वो स्फिनॉइड बोन है जो कि अगेन 1 होगी इन नंबर, जिसका कि आपको यहाँ पर रीजन नजर आ रहा है इनसाइड द आई ऑर्बिट, यानी कि जो आई ऑर्बिट का पीछे वाला रीजन है ना, उसको भी ये कवर कर रही है। देन उसके बाद आती है एथमॉइड बोन। क्या बनाती थी ये? एग्जैक्टली हमारी जो नेजल कैविटी है उसका ये रूफ फॉर्म कर रही थी। दिस इज ऑल्सो 1 इन नंबर। सी आपको नजर आ रही है इस तरीके से, बट आपको यहां पर ही क्लियरली नजर नहीं आएगी। ये थोड़ा सा पोर्शन आपको नजर आ रहा है, नेजल कैविटी का ये रूफ बना रही है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अवर एथमॉइड बोन, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर दी फेशियल बोन्स नाउ। अब फेशियल बोन्स आपको फ्रंटल व्यू में ज्यादा अच्छे से नजर आएंगी। कौन कौन सी हैं उनके लिए मैं कलर सेपरेट कर लेता हूं। आई विल टेक दिस ग्रीन कलर। सो सबसे पहले हम देखते हैं द नेजल बोन। नोज ब्रिज बना रही है ना, ये वही ब्रिज है जिसके ऊपर हमारा स्पेक्स लाई करते हैं, राइट, रेस्ट करते हैं। सो ये कितनी थी? 2 इन नंबर, याद है, नेजल बोन। और फिर उसके बाद आपको कौन सी बोन नजर आ रही है? यू कैन क्लियरली सी हमारा अपर जॉ दिख रहा है 2 बोन्स का, राइट, मैक्सिला 2 एंड मैंडिबल यहाँ पर लोअर जॉ जो ओनली मूवेबल बोन है वो एक ही है नंबर। फिर उसके बाद आपको चीक बोन नजर आ रही है। लोको भैया ये जो चीक बोन है दिस इज जाइगोमैटिक, दिस इज ऑल्सो 2 इन नंबर, इस साइड और इस साइड पर, ठीक है। अब कोई सी और मेंशन करने लायक रह गई है? नहीं, और कोई नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर भी। सो वी कैन से मतलब कुछ जैसे बोन जैसे कि इंफ्रानेजल्स हो गई, वोमर या फिर पैलेटाइन है, क्योंकि वो इंटरनली प्रेजेंट है, वो आपको यहाँ पर साइड व्यू या फिर फ्रंट व्यू में नहीं नजर आती हैं। बट ओवरऑल जितनी भी इंपॉर्टेंट बोन्स नजर आती हैं फ्रंट और साइड व्यू में वो हमने सारी कवर कर ली। सो आई होप आपको प्लेसमेंट ऑफ दी वेरियस बोन्स क्लियरली आ गया होगा समझ में। अब जो रिमेनिंग और बोन्स थी जैसा कि मैंने बताया था जो कि फॉर्म कर रही थी द स्कल, उनमें आती थी कुछ ईयर ऑसिकल, जिनमें अगर आप देखते हो द सेक्शनल व्यू ऑफ द ईयर, उसमें आपको सेंटर में मिडिल ईयर में क्या मिल रही हैं? 3 ईयर ऑसिकल्स, 3 ईयर बोन्स, मैलिस, इनकस एंड स्टेपीज। और जिसमें से स्टेपीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन बता दूं, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी, राइट। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। पॉइंट क्लियर? ठीक है। ओके, देन वी हैव द लास्ट बोन विच इज द हॉइड बोन, या जिसको हम क्या बुलाते थे? द टंग बोन। टंग के नीचे रेस्ट करती थी बिटवीन द लोअर जॉ एंड द लैरिंक्स, और यहीं पर जाके वेरियस जो मसल्स हैं वो इंसर्ट होती हैं ऑफ द टंग यहाँ पर इसी हॉइड बोन में। तो आई होप आपको वेरियस बोन्स जो कि फॉर्म करती हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्कल क्लियरली समझ आया होगा। एक बात मैंने आपको बताई थी हॉइड से रिलेटेड, ये जो हॉइड बोन है ना, ये किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है। इसकी देखो पोजिशनिंग कैसी है, लोअर जॉ के नीचे है, देख रहे हो यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर ये जो रेड कलर से आपको स्पेशली हाईलाइटेड नजर आ रही है, दिस इज दी हॉइड बोन, सिंगुलर इन नंबर बट नॉट आर्टिकुलेटिंग विद एनी अदर बोन, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी वेरियस बोन्स ऑफ अ स्कल। अब बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन व्हिच इज द वर्टिब्रल कॉलम। तो बच्चों आओ बात करते हैं अब वर्टिब्रल कॉलम की, जो कि है द अनदर कंपोनेंट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। याद है ना रिब केज, हमने पढ़े थे 3 कंपोनेंट्स है रिब केज के, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। तो रिब्स एंड स्टर्नम को हम सेपरेट पढ़ेंगे, बट वर्टिब्रल कॉलम को अब हम बिगिन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो वर्टिब्रल कॉलम की सबसे पहले हम पोजीशन की बात करते हैं। तो ये आपको हमेशा डॉर्सली रन करती हुई नजर आएगी। आपका जो पोस्चर है ना वो हमेशा इसी स्ट्रक्चर की वजह से ही फॉर्म होता है। तो ये डॉर्सली यानी कि बैकवर्ड रन करती है बैक साइड से, और ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम द स्कल। तो अगर मैं आपको बताऊं, सपोज मैं डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करूं, सो कुछ इस तरीके से आप देखते हो आपका स्कल नजर आता है, राइट। मैं पूरा डिटेल में नहीं बना रहा हूं इसको, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो देखो अगर ये आपका स्कल है तो ये स्कल के के थ्रू आपको ऐसे रन करती हुई नजर आएगी स्कल के नीचे से, और इसमें ना आपको 4 कर्व्स मिलेंगे। एक ये वाला कर्व है, एक ये वाला कर्व है, दूसरा ये वाला और चौथा ये वाला। आई मीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कर्व्स मिलेंगे आपको इस स्ट्रक्चर में। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कंपोज ही होता है कुछ रिपीटिंग यूनिट्स से, जिन्हें हम वर्टिब्री बुलाते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको बताने ही वाला हूँ। सो इट इज प्लेस्ड डॉर्सली एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्कल, ये बात समझ आ गई। ये कंपोज होती है 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स से, मतलब ऐसी यूनिट्स जो कि एक के बाद एक रिपीट कर रही हैं, एंड दे आर 26 इन नंबर। और हर रिपीटिंग यूनिट को हम वर्टिब्रा बुलाते हैं व्हेन इट कम्स टू द सिंगुलर फॉर्म, बट प्लूरली अगर हम 26 की एक साथ बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो प्लूरल टर्म हम यूज करते हैं द वर्टिब्री। बात क्लियर है? ठीक है। अब ये क्या फॉर्म कर रही हैं, ये जो पूरा इंटायर स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे ट्रंक का, हमारा जो ट्रंक वाला पोर्शन होता है ना, उसका ये मेजर फ्रेमवर्क फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, ठीक है। अब बात करते हैं इन 26
सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्री के बारे में। तो एक्चुअली ये जो जितनी भी वर्टिब्री है ना ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डिफरेंशिएटेड होता है एज फॉलोज। तो आपको यहाँ पर जितनी भी 26 बोन्स हैं उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट सेट ऑफ 7 जो बोन्स होती हैं, 7 बोन्स, स्टार्टिंग की जो 7 बोन्स है वो हमारे नेक रीजन में लाया करती हैं और उनको हम बुलाएंगे द सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। देन आती हैं नेक्स्ट 12 नंबर ऑफ बोन्स जो कि हमारे थोरैक्स रीजन को फॉर्म करती हैं, हेंस कॉल्ड दी थोरैसिक वर्टिब्री, ठीक है। देन आती हैं द लंबर बोन्स और द लंबर वर्टिब्री जो कि 5 होती हैं, देयर नंबर, ओके। एंड देन आती हैं सैक्रल एंड कॉक्सिजियल जो कि हमारे पेल्विक रीजन में लाया करेंगी। सो सैक्रल जो है वो 1 है, एक्चुअली ये एक तो भले ही एक ह्यूमन हडल में मिलती है, इवन कॉक्सिजियल भी एक ही मिलेगी, बट एक्चुअली ये जो बोन्स हैं ये कुछ सेवरल नंबर ऑफ बोन्स की फ्यूजन से मिलकर बनती हैं। जैसे अगर आप ये तो ह्यूमन अडल्ट में देख रहे हो कि 26 बोन्स हैं ह्यूमन अडल्ट में, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन अडल्ट में 26 हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट चिल्ड्रन में ना आपको ये 33 मिलती है नंबर। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये जो सैक्रल है ना ये इनिशियली चिल्ड्रन में 5 होती है, बट दे फ्यूज मतलब ये ऐसे, जब भी मैं ब्रैकेट से दिखाऊंगा ना तो समझ जाना कि ये फ्यूज कंडीशन है। सो 5 होती हैं यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर आपको जो कॉक्सिजियल या जो कॉकेक्स बोन है, द टेल बोन्स, वो 4 होती थी, बट ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो ना इन पूरे नंबर को, इस पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अरेंजमेंट को हम एक वर्टिब्रल फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद होना चाहिए, देयर आर C7, दैट मींस सर्वाइकल आर 7, T12 यानी कि 12 थोरैसिक, देन उसके बाद L5 विच इज 5 लंबर, देन आती हैं सैक्रल है कितनी 5, बट फ्यूज हो गई हैं तो उनको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद वी हैव इज कॉक्सिजियल जिनको कि हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज दे आर 4 इन नंबर बट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म 1। सो इससे हमें मिल जाता है एक वर्टिब्रल फॉर्मूला। अब जब हम इनकी पोजीशनिंग देखते हैं ना, देखो ये साइड व्यू है, लेटरल व्यू, और ये फ्रंट व्यू है। नोटिस करो स्टार्टिंग की जो 7 है दे फॉर्म दी सर्वाइकल, नेक्स्ट जो 12 है दे फॉर्म थोरैसिक, देन लंबर 5 से मिलके बन रही है, सैक्रम एक्चुअली 5 थी बट दे हैव फ्यूज्ड टू फॉर्म 1 बोन, राइट। सो ये आपको एक ही मिलने वाली है। और कॉकेक्स की बात करें, कॉकेक्स विच इज द टेल बोन जो कि हमारे केस में एक वेस्टिजियल ऑर्गन रह गई है नाउ, इट इज ऑल्सो 1, बट ये फ्यूजन से मिलकर बनी है ऑफ दी 4 बोन्स, ठीक है। तो जब आप इनको जोड़ लोगे इस नंबर में, इस पैटर्न में, यू विल गेट इट टू बी 26 इन दी एडल्ट फॉर्म, बट आप इन नंबर्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हो, जोड़ते हो, तो इट कम्स टू बी 33 जो कि चिल्ड्रन में नॉर्मली मिलती है। फाइन। सो होपफुली यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्टिब्रल कॉलम के केस में। ओके, सो आई होप यहाँ तक प्रॉब्लम क्लियर है। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि एक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो पाई जाने वाली डिफरेंट वर्टिब्री हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे नजर आते हैं, उनका जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखो, हर एक वर्टिब्रा के पास आपको एक सेंट्रल न्यूरल कैनाल मिलती है। क्या मिलती है? एक कैनाल, एक ओपनिंग मिलती है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली रन करती है, उसको हम बुलाते हैं द न्यूरल कैनाल, ओके। और मैंने बता ही दिया यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास करेगी। तो ये आपको वेरियस वर्टिब्री दिखाई जा रही हैं। ये आपको दिखाई जा रही है द सर्वाइकल वर्टिब्री, राइट। ये सर्वाइकल है, मेंशन करता जा रहा हूँ। सो दिस इज द सर्वाइकल वर्टिब्री, टिपिकल सर्वाइकल, ठीक है। एक्चुअली जो 7 वर्टिब्री है ना सर्वाइकल की, उनमें से थर्ड से लेकर जो 6th वर्टिब्री हैं, दे आर टिपिकल, उनका शेप लगभग सिमिलर है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस जो कि आपको 1st, 2nd और 7th वाली सर्वाइकल वर्टिब्री में मिलेगा, बट उनको हम अभी सेपरेटली टेकअप नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1st, 2nd की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर आती है दी थोरैसिक वर्टिब्री। सो ये आपको थोरैसिक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। देन आती है लंबर वर्टिब्री, और यहां पर आपको सैक्रल और ये कॉक्सिजियल दोनों दिखाया जा रहा है। तो यहां पर आपको सैक्रल प्लस कॉक्सिजियल दिखाया जा रहा है। तो कॉक्सिजियल ये टेल वाला पोर्शन यहां पर है, ठीक है। 4 बोन्स टुगेदर फ्यूज्ड। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने आपको बताया कि यहां पर जितनी भी वर्टिब्री है ना, उन सभी में आपको एक न्यूरल कैनाल देखने को मिल रही है। यू सी, ये ओपनिंग नजर आ रही है आपको, ये ओपनिंग, दिस इज एक्चुअली द न्यूरल कैनाल, जिनके थ्रू क्या पास करेगा? इन्हीं के थ्रू पास करता है क्या? द स्पाइनल कॉर्ड। और आपको एक एक सॉलिड सा पोर्शन भी देखने को मिलता है जो कि मोस्टली आपको वर्टिब्री में मिलेगा, जिन्हें हम क्या बुलाएंगे? वी कॉल इट दी सेंट्रम। और इनसे राइज करते हुए आपको कुछ प्रोसेसेस नजर आती हैं। जैसे एक प्रोसेस आपको ऐसे स्पाइन की तरह नजर आएगी,
जो कि सर्वाइकल के केस में ऐसे बाइफिट होती है, बाइफरकेटेड होती है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेसेस हैं ये कहलाती हैं द स्पाइनस प्रोसेस। क्या बुलाते हैं इनको हम? स्पाइनस प्रोसेसेस। और आपको कुछ ऐसी लेटरल यानी कि ट्रांसवर्सली फॉर्म होती हुई प्रोसेस भी मिलेंगी जिनको हम बुलाते हैं द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। ठीक है। सो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर जनरली मिलेगा, बट आपको सिंपली अटेंशन पे करना है टू वन फैक्ट कि जितनी भी वर्टिब्री हैं उनमें आपको एक सेंट्रल न्यूरल कैनाल मिलेगा जिसके थ्रू जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रन करेगा। अब मैं आपको एक स्पेशल अटेंशन पे करने वाला हूं ऑन दी फर्स्ट एंड दी सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में। तो पहली जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उसको हम बुलाते हैं दी एटलस और सेकंड वर्टिब्रा को हम बुलाते हैं दी एक्सिस। देखो दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलस याद है मैंने इसके बारे में तब बताया था जब मैंने बताया था ह्यूमन स्कल जो है वो डाइकॉन्डाइलिक है, उसमें दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं और दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के लिए यहाँ पर आपको कुछ कॉन्केविटी मिलती है। यू सी दिस कॉन्केविटी, this concavity, these are actually the facets for occipital condyles। तो इन्हीं फैसेट्स के ऊपर, इन्हीं कॉन्केविटी के ऊपर वो प्रोट्यूबरेंस जाके जब बैठती है ना तो आपका स्कल ऐसे आगे पीछे मूव कर सकता है, मतलब वो एक येस मूवमेंट अलाउ करता है। इसीलिए हम एटलस को ना येस बोन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी येस बोन क्योंकि ये येस के नॉडिंग में हेल्प करती है। ठीक है। और दूसरा जो बोन आता है इसे हम बुलाते हैं एक्सिस। अब देखो थोड़ा सा टेंशन पे करो यहाँ पर, बस डिफरेंस क्या समझना है। दोनों के केस में आपको पहली चीज तो स्पाइनस प्रोसेस नहीं मिलेगी, इसमें स्पाइनस प्रोसेस कहीं नहीं है, दोनों के केस में डिफरेंस है। और ट्रांसफर्स जो प्रोसेसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होती हैं। बट नोटिस करो एक चीज़, आपको एक्सिस में ना एक बड़ा सा ऐसा प्रोट्यूबरेंस मिलता है। व्हाट डू वी सी? अ प्रोट्यूबरेंस। अब ये जो प्रोट्यूबरेंस है इसको हम डेंस बुलाते हैं, राइट? ये जो डेंस है ना ये क्या करेगा? ये आर्टिकुलेट करेगा विद दी एटलस, दैट इज द फर्स्ट वर्टिब्रा। तो फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ ये क्या करने वाला है? आर्टिकुलेट करने वाला है। ओके तो इसके बारे में देखो, जब ये आर्टिकुलेशन करेगा तो कैसे होगा? एक्चुअली यहाँ पर आपको ना एक ऐसे ट्रांसवर्स लिगामेंट मिलता है जो कि क्या करता है, यहाँ पर इस फॉसा को, जिसमें एक्चुअली फॉसा मीन्स अ कैविटी, अ स्पेस, जिसमें ये जो प्रोसेस है इसको ना एक्चुअली हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, इसको हम ओडोंटॉइड प्रोसेस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ओडोंटॉइड प्रोसेस, डेंस का दूसरा नाम है। और जिस जगह पर, जिस हॉलो स्पेस के अंदर जाके ये फिट होने वाला है, दिस स्पेस इज कॉल्ड दी ओडोंटॉइड फॉसा। क्या बुलाएंगे? ओडोंटॉइड फॉसा। और नीचे वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस कैविटी, ये न्यूरल कैनाल है। दिस इज द न्यूरल कैनाल जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी। ठीक है। सो ये क्या होने वाला है? देखो ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है या फिर ये जो डेंस है ये जाके इस फॉसा के अंदर आर्टिकुलेट करेगा, फिक्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर इस तरीके से, तो यू सी ना यहाँ पर ये फर्स्ट टू वर्टिब्री दिखाई जा रही है, एटलस एक्सिस। अब देखो ये जो डेंस है वो कहाँ आ गया है? इस ओडोंटॉइड फॉसा में। और फॉसा में जैसे ही ये अलाउ बाइंड करता है, तो जो आपकी एक्सिस है, जो एटलस है और एक्सिस है, वो ना एक जॉइंट बनाते हैं जिसे बुलाते हैं पिवट जॉइंट। मतलब क्या हो रहा है? देखो ये जो जॉइनिंग हो रही है दो बोन्स की टुगेदर, जिसमें कि ये ना आपको एक तरीके का आप कह सकते हो प्रोट्यूबरेंस दिख रहा है। ओके और उसके अराउंड ना एक रिंग नजर आ रही है। यू गेटिंग दिस? तो आपको एक प्रोट्यूबरेंस जिसके अराउंड एक रिंग प्रेजेंट है। इस रिंग के अराउंड या तो या तो ये रिंग जो है वो मूव कर सकती है ना, इन अ वे, और या फिर हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है ये मूव करे। तो इन अ वे ये क्या कर रहा है? एक पिवटिंग मूवमेंट अलाउ कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एक पिवट जॉइंट फॉर्म करती है। कौन सी जॉइंट फॉर्म करती है? पिवट जॉइंट। ओके जिसकी वजह से जो आपका हेड है ना वो ऐसे नो के मूवमेंट में मूव कर सकता है। इसी वजह से ये जो सेकंड बोन है जिसका आर्टिकुलेशन फर्स्ट बोन से होने पर नो का मूवमेंट अलाउड होता है, इसी एक्सिस बोन को हम नो बोन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट द नो बोन, क्योंकि ये नो के सिग्नल करने में या फिर नो का मूवमेंट करने में हमें हेल्प करेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो क्या हो रहा है? एक्सिस का ओडोंटॉइड प्रोसेस जाके उस कैविटी में जाके, उस ओडोंटॉइड फोसा में जाके क्या कर रहा है? आर्टिकुलेट कर रहा है और लैटरल मूवमेंट्स अलाउ कर रहा है, जिसकी वजह से नो मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए एक्सिस की बोन को हम नो बोन बुलाते हैं। सो बात समझ में आ गई दोनों बोन्स के बारे में।
ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने डिस्कस किया। नाउ अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का, इट इज गोइंग टू बी द रिब्स। रिब्स की जब बात की जाए बच्चों, रिब्स एक्चुअली आपको कुछ फ्लैटेंड बोन्स मिलेंगी जो कि 12 होती हैं इन देयर नंबर। तो देयर आर 12, नंबर में नहीं 12 पेयर्स होती हैं, दैट मीन्स इन टोटल वी हैव 24 ऑफ सच रिब्स। सो 12 पेयर्स ऑफ फ्लैट बोन्स आपको मिलती हैं। दैट मीन्स रिब्स का टोटल नंबर मेंशन कर देता हूं ऊपर ही, दे आर 24 इन देयर नंबर। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये कैसे कनेक्टेड रहेंगी। जितनी भी ये फ्लैट बोन्स आ रही हैं, ये फ्लैट बोन्स पीछे की तरफ डॉर्सली हमारी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की तरफ हमारी जो स्टर्नम है, जो हमारी ब्रेस्ट बोन है, उनसे अटैच्ड होती हैं। नॉट ऑल बट कुछ, बताता हूं अभी थोड़ी देर में। बट याद रखो जितनी भी ये 12 की 12 पेयर्स हैं किसके, रिब्स के, ये वर्टिब्रल कॉलम में भी स्पेसिफिकली जितनी भी थोरेसिक वर्टिब्री थी, याद करो कितनी थोरेसिक वर्टिब्री थी हमारे पास, 12, और 12 ही रिब्स हैं। मतलब हर एक थोरैसिक वर्टिब्री से एक रिब्स जाके आर्टिकुलेट करता है ऑन द डॉर्सल साइड, पीछे वाली साइड पे। सो रिमेंबर दे आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम। सो दे आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम में भी किससे, ईच ऑफ द थोरैसिक वर्टिब्री से। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी वेल, ठीक है। और वेंट्रली यानी कि बेली साइड की बात की जाए तो इनमें से आप देखोगे स्टार्टिंग की जो 7 बोन्स हैं वो डायरेक्टली जाके आपको स्टर्नम से, जो हमारी ब्रेस्ट बोन है, उनसे कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। बट कुछ ऐसी बोन्स भी होंगी जो कि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगी, उनके बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलो देख ही लेते हैं इनके बारे में। तो जब हम डिवीजन करते हैं तो हमें क्या दिखता है, आपको पहली चीज तो ये स्टर्नम नजर आ रही है। स्टर्नम के बारे में थोड़े पॉइंट्स को क्लियर करो। कुछ जगहें हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टर्नम आपकी ब्रेस्ट बोन है, इनके हम कुछ रीजन्स मार्क कर सकते हैं। पहली चीज तो आपको एक ये वाला रीजन मिलता है, मैं इसको ना ब्लैक वो ले लेता हूँ। सो यू विल गेट टू सी, ये ना आपको एक डैगर शेप्ड बोन नजर आती है, डैगर की तरह। तो ये डैगर का हैंडल की तरह एक्ट कर रहा है, देखो डैगर का हैंडल। सो ये जो हैंडल है इसको हम बुलाते हैं द मैनुब्रियम। क्या बुलाते हैं? मैनुब्रियम, ओके। या फिर इसको हम प्रोस्टर्नम भी बुलाते हैं, राइट। फिर उसके बाद आती है द मेन बॉडी। सो ये आती है द मेन बॉडी ऑफ द डैगर, ठीक है। तो दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। और फिर आपको ना एक प्रोसेस नजर आएगी इस तरीके से जो इसे एक्सटेंड करेगी, एंड दिस इज कॉल्ड द ज़िफॉइड प्रोसेस। क्या बुलाते हैं हम? ज़िफॉइड प्रोसेस। ये ज़िफॉइड प्रोसेस है। टुगेदर दीज स्ट्रक्चर्स टुगेदर फॉर्म दी, व्हाट डू दे फॉर्म? यस, दे फॉर्म द स्टर्नम, ठीक है। अब देखो पीछे से जा रही है हमारी थोरेसिक वर्टिब्री। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो थोरेसिक वर्टिब्री है वो इस तरीके से नजर आ रही है। तो T1 नजर है, T1 बोले तो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। उससे जाके देखो पीछे की तरफ कौन कनेक्ट कर रहा है? द फर्स्ट रिब। और ये जो फर्स्ट रिब है ये जाके हमारे स्टर्नम के मैनुब्रियम यानी कि इस प्रोस्टर्नम से डायरेक्टली जाके क्या करेगी? बाइंड करेगी। बट डायरेक्टली नहीं कर रही, देखो डायरेक्टली नहीं है, इट इज थ्रू अ कार्टिलेज। तो ये जो बोन है ना, ये कनेक्ट तो कर रही है इस मैनुब्रियम से, बट विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेज। और ये जो कार्टिलेज है इसको हम लोग कोस्टल कार्टिलेज बुलाते हैं, ठीक है। क्या बुलाते हैं? द कोस्टल कार्टिलेज और द रिब कार्टिलेज, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये हाइलाइन कार्टिलेज है एक तरह से, ओके। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर से भी दिख रहा होगा, ये पेयर है ना, वन पेयर थ्रू अ पेयर ऑफ कार्टिलेज। सो ये बात समझ में आ रही है? तो स्टार्टिंग की जो 7 बोन्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टार्टिंग की जो 7 बोन्स हैं ये आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फर्स्ट वाली जो है वो मैनुब्रियम से कनेक्टेड होगी, बाकी सेकंड से लेकर जो 6th है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है किससे? विद दी मेन बॉडी। वाइल जो 7th वाली है, 7th वाली आपको कुछ हिस्सा उसका स्टर्नम की बॉडी और कुछ हिस्सा ज़िफॉइड प्रोसेस से कनेक्टेड नजर आएगा थ्रू द कार्टिलेज इटसेल्फ। ये जो स्टार्टिंग की बोन्स हैं जो पीछे तो डॉर्सली तो थोड़े से वर्टिब्रा से कनेक्टेड हैं, बट ऑन द वेंट्रल साइड ये कनेक्टेड है डायरेक्टली टू द स्टर्नम। इनको हम बुलाते हैं ट्रू रिब्स। क्यों? क्योंकि ये वेंट्रली भी कनेक्टेड है और डॉर्सली भी। तो ये इनको कहलाएंगे हम, इनको क्या बुला सकते हैं? वी कॉल देम वर्टिब्रोस्टर्नल, क्योंकि पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम से और आगे ये स्टर्नम से कनेक्टेड है, इसीलिए इनको हम ट्रू रिब्स या फिर वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स बुलाते हैं। पॉइंट क्लियर? फिर आती हैं 8th 9th एंड द 10th रिब्स। 8th 9th और 10th रिब्स देखोगे, इनकी जो कार्टिलेज है ना
वो आपस में ज्वाइन करके 7th वाले कार्टिलेज से, देखो ये 7th वाली बोन है ना, इसका कार्टिलेज से फ्यूज कर रहे हैं, यू सी, इस तरीके से, सॉरी यहां तक के जो 3 कार्टिलेजेस थे। सो आपको यहां पर के यहां 10 तक आपको डायरेक्टली देखो अटैच नजर आ रही है, राइट। सो इनका जो अटैचमेंट है वो टुगेदर हो रहा है विद द कॉमन कार्टिलेज ऑफ द 7th वन। तो इस टाइप की जो बोन्स हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है बट उस कार्टिलेज से अटैच्ड है जो कि स्टर्नम से बाइंड कर रहा है। सो ऐसी वाली हम रिब्स को बुलाते हैं द फॉल्स रिब्स। और जो लास्ट वाली रिब्स हैं विच इज दी 11th एंड द 12th वन, देखो 11th वाली पीछे आ रही है और 12th वाली, इनमें आपको कोई अटैचमेंट नहीं दिखेगा विद दी स्टर्नम, ये स्टर्नम से कनेक्टेड है ही नहीं बट पीछे सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। तो ऐसी वाली को हम बुलाते हैं द फ्लोटिंग रिब्स, जो कि 11th एंड 12th वाली रिब्स है, राइट। अब देखो ध्यान से सारे नाम्स को, पहला वाला मैंने बताया था जितने फर्स्ट 7 हैं उनको ट्रू रिब्स बुलाते हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम आगे स्टर्नम से वर्टिब्रोस्टर्नल कहलाएंगी, है ना। बट जो 8th 9th और 10th हैं उनको हम फॉल्स रिब्स बुलाते हैं, वो पीछे थोड़े से वर्टिब्रल से तो कनेक्टेड हैं बट आगे स्टर्नम से नहीं है, तो उनको, बल्कि वो कनेक्टेड हैं डायरेक्टली विद द कार्टिलेज ऑफ द 7th रिब, तो इसीलिए हम उनको बुलाएंगे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, क्योंकि कॉन्ड्रम वर्ड, या आपको याद है ना कॉन्ड्रा वर्ड जो है वो अटैच या फिर एसोसिएटेड होता है विद दी कार्टिलेज, है ना। हमने देखा था कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट से मिलकर बना था, कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन से, राइट। तो कॉन्ड्रो वर्ड हमेशा कार्टिलेज से अटैच्ड है, और 11th और 12th जो है वो बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है विद दी स्टर्नम, इसीलिए, और सीधे सीधे सिर्फ डॉर्सली थोड़े से वर्टिब्री से ही कनेक्टेड है, इसीलिए इनको हम सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स बुलाते हैं, आगे समझ में, और इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहेंगे। तो आई थिंक बेसिक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक पॉइंट ध्यान से देखो, जितनी भी रिब्स है ना, मैंने बताया था वो सारी की सारी रिब्स जो हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रे से कनेक्टेड हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो, मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। जितनी भी यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रे से बाइंडिंग हो रही है, किसकी, हमारे रिब्स की, आप देखोगे रिब्स की जो अटैचमेंट है ना उनके ऐसे 2 हेड्स में वो डिवाइड हो जाती हैं। तो ईच रिब जो है ना वो ऐसे 2 हेड्स के थ्रू बाइंड कर रही है विद द वर्टिब्रल कॉलम। सो ऐसे वाले रिब्स को हम बाइसेफेलिक बुलाते हैं, मतलब जिनके 2 हेड्स होते हैं। बाय मीन्स 2, सेफेलिक वर्ड हमेशा हेड से रिलेटेड होता है। सो इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड। तो डॉर्सल एंड पे हमेशा 2 आर्टिकुलेशन सर्फेस होने की वजह से ही हम क्या बुलाएंगे इन रिब्स को, वी कॉल देम बाइसेफेलिक, ठीक है, हैविंग 2 हेड्स। ओके, अब यहां पर क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 3 टाइप्स की होती हैं, ट्रू, फॉल्स एंड द फ्लोटिंग रिब्स। तो ट्रू वाली को मैंने बताया था ये कितनी है, 1st to 7th पेयर, और इसीलिए क्योंकि ये आगे पीछे दोनों जगह कनेक्टेड है, इनको हम बुलाएंगे वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। वाइल जो फॉल्स रिब्स हैं वो कौन सी हैं, 8th to 10th पेयर, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे कनेक्टेड नजर आएंगे, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे कार्टिलेज से, इसीलिए इनको हम बुलाएंगे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। और लास्ट आती है फ्लोटिंग रिब्स, जो कि हैं द 11th एंड द 12th पेयर, और इसीलिए इनको हम बुलाते हैं दी वर्टिब्रल रिब्स, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच्ड है, थोरेसिक वर्टिब्रे से, आगे इनका अटैचमेंट नहीं है विद द स्टर्नम और एनी कार्टिलेज के साथ, हेंस ओनली वर्टिब्रल। तो आपको क्लासिफिकेशन भी क्लियरली समझ आ गया होगा। और अगर मैं रिब केज के बारे में आपको बता दूं, मैंने बताया था रिब केज कंपोज होता है 3 हिस्सों से, रिब्स, थोरेसिक वर्टिब्री एंड दी स्टर्नम से, ठीक है। तो जितने भी आपकी रिमेंबर, हाँ, रिब केज के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, रिब केज में सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्री ही कंसीडर की जाएंगी, नॉट ऑल द वर्टिब्री ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सो वर्टिब्रल कॉलम की जितनी भी वर्टिब्री हैं उनमें तो सर्वाइकल भी आती है, लंबर भी आती है, कॉक्सिजियल सैक्रल भी आती है, बट रिमेंबर सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्री ही अलॉन्ग विद द रिब्स एंड स्टर्नम फॉर्म करेगा द रिब केज। इस पॉइंट को यहाँ पर मैंने स्टार मार्क कर दिया, आप इसको क्लियरली याद रखोगे, डोंट फॉरगेट दिस, रिब केज में ओनली थोरेसिक वर्टिब्री ही कंसीडर की जाएंगी। तो बच्चों, आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, नाउ इट इज टाइम कि अब हम बिगिन करें विद द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। सो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हमें अपेंडेजेस यानी कि लिम्स से एसोसिएटेड जो भी बोन्स हैं उन सभी को स्टडी करना है। तो उनमें आती है हमारी लिम्स की बोन्स, डेफिनेटली फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की बोन्स आएंगी, और उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे एक्सियल स्केलेटन से कुछ गर्डल्स आते हैं जिन्हें हम पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल बुलाते हैं, ठीक है। उनको हम स्टडी करेंगे ईच 1 by 1। तो सबसे पहले बात करते हैं विद द वी बिगिन विद द फोर लिम्ब। सो फोर लिम्ब की जब हम बात करते हैं तो फोर लिम्ब में आपको टोटल
30 बोन्स मिलती हैं एक फोर लिम्ब में। सो दो में होंगी डेफिनेटली, हमारे पास दो फोर लिम्स है ना, तो हमारे पास इन टोटल 60 बोन्स होंगी। सिमिलरली हाइंड लिम्स में भी आपको 30 बोन्स मिलती हैं और दो को मिला लिया जाए तो अगेन 60 हो जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले फोर लिम्स से बिगिन करते हैं। सो सबसे पहले आपको मिलती है यहाँ पर द शोल्डर बोन, जिसे हम बुलाते हैं द ह्यूमरस, ठीक है, जो कि एक होगी इन नंबर। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली वन फोर लिम्ब की, ओके, वी हैव टू, बट उससे पहले हम एक ही की बात करेंगे। सो एक फोर लिम्ब में हमें 30 बोन्स मिलेंगे, ठीक है। चलो, सो ह्यूमरस की बात की, ह्यूमरस शोल्डर बोन इज ओनली वन। फिर आती है द रेडियस। देखो रेडियस जो बोन है ना, वो आपको मिलेगी एक ऐसी बोन जो आपके थंब की तरफ जा रही है। यू सी द बोन जो कि आपको थंब को कनेक्ट कर रही है, राइट। तो देखो इस तरीके से, देखो पहले तो आपको अपर आर्म में मिलने वाली ह्यूमरस दी शोल्डर बोन, राइट। देन उसके बाद आती है द रेडियस, ये रेडियस देखो थंब की तरफ जा रही है, ठीक है। देन आती है नेक्स्ट वन विच इज द अल्ना। तो रेडियस एंड अल्ना हमारा फोर आर्म बना रहे हैं, ये आगे वाला हिस्सा, ठीक है। सो अल्ना जो है वो आपको यहाँ पर बाकी की रिमेनिंग फिंगर्स की तरफ पॉइंट करते हुए नजर आने वाली है। तो देखो यहाँ पर रेडियस एंड अल्ना अगेन 1-1 ईच है, दे फॉर्म द फोर आर्म। सो रेडियस एंड अल्ना दोनों 1-1 ईच हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट दी कार्पल्स। कार्पल जो है बच्चों, दे आर अ सेट ऑफ 8 बोन्स, जिन्हें हम कार्पल जो है वो हमारे रिस्ट वाले रीजन में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको हम रिस्ट बोन्स बुलाते हैं। 8 बोन्स हैं और दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज ऑफ 4 ईच। तो 4 बोन्स जो है हर एक रो में अरेंज होंगी, तो 4 और 4 की 2 रोज यहाँ पर प्रेजेंट होंगी व्हेन वी टॉक अबाउट दी कार्पल्स। सो दे आर गोइंग टू बी 8। पे अटेंशन ओवर हियर, यहाँ पर आपको देखो 8 कार्पल्स मिलेंगी इन द रिस्ट रीजन। देन उसके बाद आपको अटैचमेंट देखने को मिलता है ऑफ दी पाम बोन्स, जिन्हें हम मेटाकार्पल्स बुलाएंगे। तो दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन दी पाम रीजन। तो आपका जो पाम रीजन होता है ना, यहां पर आप कुछ बोन्स फील कर सकते हो, वो बोन्स होती हैं आपकी मेटाकार्पल्स, ठीक है। सो दीज आर दी पाम बोन्स एंड दे आर 5 इन नंबर, है ना। आप काउंट करके खुद देखो 1 2 3 4 5 होंगी। सो दे आर गोइंग टू बी 5 इन देयर नंबर। एंड लास्टली हमारी जो फिंगर बोन्स हैं, जिनमें आपको हर एक डिजिट जो फॉर्म कर रही है ना, वो होंगी इन टोटल 14, बिकॉज देखो यहाँ की जो 4 फिंगर्स हैं उनमें 3-3 बोन्स प्रेजेंट हैं ईच, और जो थंब है उसमें आपको 2 बोन्स मिलेंगी। तो 3 4s आर 12 एंड यहाँ पर 2 14। तो 14 phalanges और द डिजिट्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द फोर लिम्ब। तो अगर आप इनको टोटल जोड़ते हो ना, इट कम्स टू 30। बट आपको पता है आपके पास एक फोर लिम्ब तो है नहीं, आपके पास तो 2 फोर लिम्स हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई विद दिस multiply this with 2, you get 60 bones in your upper region or the upper four limbs, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो 60 बोन्स हमारे यहाँ पर लिम्स की बन रही हैं, फोर लिम्स की। पॉइंट क्लियर हो गया और अरेंजमेंट समझ में आ गया। वी हैव ह्यूमरस, वी हैव रेडियस एंड अल्ना। रेडियस विल फेस टुवर्ड्स द थंब साइड, राइट। देन वी हैव अल्ना, देन उसके बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड phalanges। 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 phalanges forms the total four limb and a total of how many bones? 30 bones in each four limb, okay? ठीक है। अब हम देखते हैं इन फोर लिम्ब की बोन्स को हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए। उसके लिए हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है गर्डल की, जिसे हम बुलाते हैं पेक्टोरल गर्डल। और ईच जो गर्डल होता है ना, उसके 2 हाफ्स होते हैं, 2 इक्वल हाफ्स होते हैं। हर हाफ में आपको 2 बोन्स मिलेंगी। तो यहाँ पर हम ईच हाफ की बात कर रहे हैं। सो ईच हाफ में आपको एक बोन मिलेगी जिसे हम बुलाते हैं क्लैविकल, जैसे हम कॉलर बोन बुलाएंगे, राइट, विच इज गोइंग टू बी 1 इन नंबर। और यहाँ पर स्कैपुला, अनदर बोन मिलेगी आपको, रफली ट्रायंगुलर बोन जो कि डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है, वो भी 1 इन होगी इन नंबर। तो ये मैं बात करा रहा हूं ऑफ दी ईच हाफ की। सो ईच हाफ ऑफ दी पेक्टोरल गर्डल में आपको 1 क्लैविकल एंड 1 स्कैपुला मिलती है। देखो यहाँ पर, सो देखो ये आपका 4 लिम्ब की बोन्स हैं, ह्यूमरस दिखाई जा रही है, और ये आपका एक्सियल स्केलेटन है। उनको देखो यहाँ पर ज्वाइन करने का काम कौन कर रहे हैं? ये 2 सेट ऑफ बोन्स। एक देखो, एक पेक्टोरल गर्डल बन रहा है एक क्लैविकल और स्कैपुला से। एक नहीं बल्कि बोलूंगा पेक्टोरल गर्डल जो है ना, वो आधा बन रहा है क्लैविकल और एक स्कैपुला से, और आधा एक और क्लैविकल और एक और स्कैपुला से। तो आप देखोगे ना, जब पीछे से ये जो पूरा रीजन है ना, ये इस तरीके से गर्डल फॉर्म करेगा, एक कॉलर शेप जैसा स्ट्रक्चर। तो ये गर्डल बना रहा है, और इस गर्डल से जाके अटैचमेंट होने वाला है किसका? एक्सियल स्केलेटन का विद द अपेंडिकुलर स्केलेटन। गेटिंग दिस पॉइंट वेल? चलो, सो इस तरीके से देखो, जब हम एक स्कैपुला का स्ट्रक्चर देखते हैं, पे अटेंशन ओवर हियर नाउ। स्कैपुला ना, आपको इसका यहाँ पर 2 रीजन दिखाए जा रहे हैं। ये इसका डॉर्सल साइड है। इसकी डॉर्सल सरफेस में देखोगे तो आपको एक फ्लैट वाला रीजन नजर आता है, जिसे हम बॉडी बुलाते हैं। सो दिस इज अ फ्लैट बॉडी ऑफ द स्कैपुला। देखो ये रफली ट्रायंगुलर बोन है, बड़ी सी बोन है टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड। इसमें ना, इस बॉडी में आपको डॉर्सल साइड पे एक रिज सा देखने को मिलता है, एक
इस तरीके से उभार देखने को मिलता है। ये कहलाता है द स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, या फिर इसको सिंपली हम स्पाइन बुला सकते हैं। क्या बुलाएंगे? द स्पाइन। और ये जो स्पाइन है ना, ये आगे जाके एक फ्लैट एक्सपैंडेड पोर्शन में जाके एंड करता है, जैसे हम बुलाते हैं एक्रोमियन। क्या बुलाते हैं? एक्रोमियन। एक्रोमियन ही वो रीजन है जिस पे जाके, जब हम एक्रोमियन को आगे से देखेंगे ना, इस तरह से फ्रॉम दी वेंट्रल साइड, हमारे बेली वाले रीजन से, तो यहां पर जाके क्लैविकल का जो हेड है वो आर्टिकुलेट करता है। सो क्लैविकल का एक एंड जो है वो यहां पर जाके आर्टिकुलेट करेगा, किसमें? एक्रोमियन प्रोसेस में। तो एक्रोमियन पे जाके किसका अटैचमेंट होता है? क्लैविकल का। सो क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। एंड आपको कुछ और भी प्रोसेस मिलेंगे जैसे कोराकोड प्रोसेस एंड सो ऑन, बट एक और अटेंशन पे करो, आपको यहां पर इस रीजन में ना एक ऐसी कैविटी देखने को मिल रही है। यू सी दिस कैविटी बिलो दिस प्रोसेस, स्पाइन के नीचे की तरफ एक एंड पे। ये जो कैविटी है इसको ग्लिनॉइड फॉसा या फिर ग्लिनॉइड कैविटी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? द ग्लिनॉइड कैविटी। और ये वो कैविटी है जिसमें जाके जो ह्यूमरस है ना, दिस ह्यूमरस, इसका एक हेड वाला रीजन है। दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस। मतलब कुछ आपको एक्सपैंडेड सा पोर्शन मिलता है, कुछ हेड जैसा बल्बस पोर्शन। ये बल्बस पोर्शन जाके इस कैविटी के अंदर, इस ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर जाकर आर्टिकुलेट करता है। सो रिमेंबर, इट आर्टिकुलेट्स द हेड ऑफ ह्यूमरस बोन। तो ह्यूमरस जो बोन है उसका हेड जाके आर्टिकुलेट करता है विद द ग्लिनॉइड कैविटी, दिस कैविटी। गेटिंग दिस पॉइंट वेल? तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जब हम बात करते हैं क्लैविकल की, तो क्लैविकल भी आपको एक ऐसी फ्लैट सी बोन देखने को मिलती है जो कि एक एंड पे जाके स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस पे जाके अटैच करेगी, और दूसरे एंड पे जाके देखो आपके स्टर्नम का जो मैनोब्रियम है, मैनोब्रियम पे जाके यहां पर अटैच करती है। सो क्लैविकल इस तरीके से अटैचमेंट कर रही है। तो ईच पेक्टोरल गर्डल का जो हाफ है, हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, वो कंपोज होगा एक क्लैविकल एक स्कैपुला से। बट अगर हम पूरे पेक्टोरल गर्डल की बात करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2 ईच। सो एक पेक्टोरल गर्डल में, ये तो मैंने बात कर दी सिंगल सिंगल हाफ की, बट अगर मैं टोटल की बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको इन टोटल 4 बोन्स मिलेंगी फॉर्मिंग द एंटायर पेक्टोरल गर्डल। आ गई बात समझ में? चलो अब हम बात करते हैं अबाउट दी हाइंड लिम्ब्स नाउ। सो हाइंड लिम्ब्स की बात की जाए, सो ईच हाइंड लिम्ब में अगर देखा जाए तो अगेन 30 बोन्स मिलेंगी, बट यहां पर कुछ डिफरेंस होने वाला है। पे अटेंशन। फीमर, जो हमारी थाई बोन है, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी, राइट, वो हमको यहां मिलने वाली है। सो फीमर इज गोइंग टू बी 1। सो आपको ये फीमर दिखाई जा रही है, दिस इज द फीमर, ठीक है। सो बड़ी सी बोन है। देन उसके बाद हमको मिलती है दी अनदर बोन जिसे हम बुलाते हैं टेला। पी साइलेंट होता है नॉर्मली। सो टेला जो कि नी कैप कहलाती है, एक आप कह सकते हो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो कि आपको यहां पर प्रेजेंट नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस, ओके। फिर आती है आपके लोअर लेग। लोअर लेग में आपको 2 बोन्स मिलेंगी। जैसे आपको अपर आर्म में या फोर आर्म में आपको रेडियस अल्ना मिलती थी ना, यहाँ पर आपको टिबिया एंड फिबुला मिलेगी। क्या मिलेगी? टिबिया एंड फिबुला। तो टिबिया एंड फिबुला भी अगेन ईच 1 ईच होने वाली है। सो यू सी ओवर हियर, यहाँ पर आपको देखो ये जो टिबिया है ना, ये थंब की तरफ जाएगी। टिबिया इज टुवर्ड्स थंब, टी फॉर टिबिया, टी फॉर थंब, ओके। और यहाँ पर फिबुला जो है वो रिमेनिंग आपके जो स्मॉल फिंगर है उसकी तरफ जाएगी, ओके। सो देखो यहाँ पर टिबिया एंड फिबुला 2 बोन्स हैं, ठीक है, ओके। देन उसके बाद वी हैव इज टार्सल्स। टार्सल्स प्रेजेंट होंगी हमारे एंकल रीजन में। जैसे कार्पल्स प्रेजेंट होती थी रिस्ट वाले रीजन में, टार्सल्स प्रेजेंट होंगी एंकल रीजन में, इसलिए हम इनको एंकल बोन्स बुलाएंगे। और इनका नंबर इस बार 8 नहीं होगा, इस बार ये 7 होंगे। सो एंकल बोन्स आर 7 इन देयर नंबर, बिकॉज टेला एक नई बोन यहाँ पर ऐड हो गई ना, तो कॉम्पेंसेट करना है 30 बोन बनाने के लिए। फिर आती हैं द मेटाटार्सल। मेटाटार्सल्स जैसे मेटाकार्पल्स ही वैसे मेटाटार्सल्स हैं, 5 इन नंबर, यहाँ पर देख लो, ठीक है। सो देयर आर गोइंग टू बी 5 ऑफ दीज मेटाटार्सल्स। एंड आती हैं द डिजिट्स। तो अगेन डिजिट्स में जो फिंगर्स वाली हमारी बोन्स होंगी, दे आर गोइंग टू बी 14 इन नंबर, विच आर कॉल्ड द phalanges. So in total all these form 30 bones of one hind limb, but we have 2 hind limbs. तो यहां पर इन टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 60 बोन्स। तो 60 एंड 60 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स की बना रही है कितनी? 120। पेक्टोरल गर्डल में इन टोटल हमारे पास पेक्टोरल गर्डल को फॉर्म करने वाली 2 स्कैपुला एंड 2 क्लैविकल थी, मतलब 4 और कितनी हो गई हमारे पास?
एग्जैक्टली वी हैव 124 बोन्स। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की 124 बोन्स तो हमने काउंट कर ही ली हैं, बस बची हैं अब 2 बोन्स। तो देखते हैं वो कौन सी हैं। दे फॉर्म दी पेल्विक गर्डल। तो याद रखो ईच जो पेल्विक गर्डल है वो एक कॉक्सल बोन से मिलकर बना है। आप कह सकते हो पेल्विक गर्डल में एक्चुअली आपको 2 कॉक्सा मिलेंगी और 2 कॉक्सल बोन्स मिलेंगी। हर एक कॉक्सा जो है वो 3 बोन्स के फ्यूजन से मिलकर बनता है। तो कौन कौन सी हैं वो बोन्स? वन इज इलियम, देन द अदर वन इज इस्कियम एंड द अदर वन इज प्यूबिस। इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस टुगेदर दीज 3 बोन्स फ्यूज एंड फॉर्म द कॉक्सा। दे फॉर्म द कॉक्सा। तो ईच हाफ में आपको एक कॉक्सा मिलेगा, एक कॉक्सा दूसरा कॉक्सा, और जिस पॉइंट पे 2 कॉक्सा फ्यूज करते हैं उस पॉइंट को हम बुलाते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। क्या बुलाते हैं? प्यूबिस सिम्फाइसिस। यू सी दिस वन, प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो यहां पर क्या हो रहा है? 2 बोन्स, 2 बेसिकली प्यूबिक बोन्स आपस में आके 2 कॉक्सा को जोड़ रही हैं। इट्स कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। फाइन। तो यहां पर इनकी पोजीशनिंग देखें, चलो देखते हैं यहां पर। तो देखो यहां पर आपको एक हाफ दिखाया जा रहा है। देखो इसके बीच से ना आपका ये सैक्रम जा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम का सैक्रल वाला पोर्शन, और नीचे जो टेल बोन जा रही है कॉक्सिक्स। अब देखो यहां पर ये क्या कर रहा है, ऐसा गर्डल कैसे बन रहा है? देखो आपको पहले तो ये बोन दिखाई दे रही है आगे से, दैट इज इलियम, इलियम, ओके, जो कि पोस्टीरियर साइड से आ रही है, राइट। फिर उसके बाद आपको यहां पर आगे की तरफ मिलेगी अ बोन कॉल्ड द प्यूबिस बोन, है ना, एंड देन साइड से आपको इस्कियम देखने को मिलेगी। और तीनों की तीनों ना आगे जाके एक्चुअली ओपन होती हैं, ये ज्वाइन करती हैं एक कॉमन कैविटी में। तो देख रहे हो यहाँ पर ये जो कैविटी मिल रही है, इस कैविटी में देखो थोड़ा सा ब्लू पोर्शन भी है, थोड़ा सा ग्रीन पोर्शन भी है, किसका? प्यूबिस का, और थोड़ा सा पिंक पोर्शन भी है इस्कियम का। तो यहाँ पर इलियम, प्यूबिस और इस्कियम आपस में आके फ्यूज कर रही हैं और एक कैविटी बना रही हैं। दिस कैविटी दैट यू सी ना ओवर हियर ऑल्सो, ये जो कैविटी आपको मिलती है, इस कैविटी को हम बुलाते हैं एसिटाबुलम। क्या बुलाते हैं? एसिटाबुलम। और इस एसिटाबुलम में ही आपका फीमर का जो हेड है, फीमर का हेड जाके यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है। सो एसिटाबुलम के बारे में याद रखो कि यहाँ पर इट आर्टिकुलेट्स द हेड ऑफ फीमर बोन। तो याद है ग्लिनॉइड कैविटी या ग्लिनॉइड फॉसा, उसमें जाके ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता था, और जो पेक्टोरल गर्डल, सॉरी पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल में जाके आपका जो एसिटाबुलम है उसमें जाके फीमर का हेड जाके आर्टिकुलेट करता है। सो होपफुली आपको वेरियस जो कंपोनेंट्स है ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो 2 कॉक्सल बोन्स हमने यहाँ ऐड कर दी भाई टू द 124 बोन्स जो हमने पहले डिस्कस की हुई थी। तो इन टोटल 126 बोन्स बन जाती हैं ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। सो आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट दी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम भी, उनकी सारी बोन्स, उनकी नेमिंग, नंबरिंग क्लियरली समझ आ गई होगी। सो विद दिस वी एंड अप द टॉपिक ऑफ द स्केलेटल सिस्टम नाउ। तो बच्चों, आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द जॉइंट्स नाउ। तो जॉइंट्स क्या हैं? जूनियर क्लासेस से पढ़ते आते हैं, राइट। जॉइंट्स वो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं जहां पर बोन्स मीट करें या फिर बोन्स और कार्टिलेज के बीच में मीटिंग हो, राइट। तो दे आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स और बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेजेस, है ना। इनफैक्ट किसी भी मूवमेंट में जिसके जिनमें मसल्स जो है फोर्स जनरेट करती हैं अराउंड एनी जॉइंट, एक्चुअली जो जॉइंट है ना ये फल्क्रम की तरह एक्ट करेंगे। सो फल्क्रम तो आपने छोटी क्लासेस में लीवर जब टॉपिक पढ़ते थे फिजिक्स में पढ़ा होगा ना। सो फल्क्रम क्या है? वो पॉइंट है या सपोर्ट है जिसके अबाउट कोई मूवमेंट होता है, राइट। सो जॉइंट्स वैसे ही एक्ट करते हैं लाइक अ फल्क्रम, है ना। सो जैसे हमारी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं यहाँ पर इन 2 बोन्स को शिफ्ट कराने के लिए, तो यहाँ पर ये फल्क्रम की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एक जॉइंट प्रेजेंट होगा, राइट। ओके, सो देखो यहाँ पर इनकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है ना, जितनी भी जॉइंट्स हम बॉडी में देखते हैं उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट डिफर करती है, जिसके बेसिस पे उनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म बेस्ड ऑन देयर मूवेबिलिटी रेंज। तो कुछ ऐसी जॉइंट्स भी होती हैं जो बिल्कुल ही मूव नहीं करती हैं, मतलब 2 बोन जहाँ मीट कर रही हैं जिन जॉइंट्स पे, वो बिल्कुल ही मूवेबल नहीं है। ऐसे जॉइंट्स को हम इमूवेबल जॉइंट्स बुलाते हैं, और ये जनरली आपको मिलती हैं इन दी स्कल रीजन। सो इनको हम फाइब्रस जॉइंट भी बुलाते हैं बच्चों। एक्चुअली जब आप स्कल की बोन देखते हो ना, क्रेनियल बोन्स को, सो वो जो बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं? दे जॉइन एंड टू एंड बाय द हेल्प ऑफ अ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिन्हें हम सूचर्स बुलाते हैं, राइट। और वो जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या कर रहा है? उन बोन्स को इमूवेबल बना रहा है। तो ऐसे जॉइंट्स जो है वो आपको मिलेंगे इन दी ह्यूमन स्कल। तो कहाँ मिलेंगे आपको? ये ह्यूमन स्कल में।
सो ऐसी जॉइंट से अटैच जितनी भी बोन्स हैं वो बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करती हैं। सो वन सच एग्जाम्पल हमने ले लिया ह्यूमन स्कल का। अनदर वन इज दी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, या फिर जिनको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बुलाते हैं। मतलब यहाँ पर जो दो बोन जॉइन कर रही है ना, दे आर जॉइनिंग विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेज, ठीक है। और ऐसी बोन्स इनका जो मूवमेंट है वो थोड़ा बहुत ही अलाउड है। मतलब ऐसी बोन जो है इस जॉइंट के अलॉन्ग थोड़ा बहुत ही मूवमेंट शो कर सकती है, तो दे आर कॉल्ड दी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तो जितनी भी आपको वर्टिब्री मिलती है ना, तो जितनी भी वर्टिब्री मिलती है एक्सेप्ट द फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री छोड़ दो, तो हम यहाँ पर एटलस एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। रिमेनिंग जितनी वर्टिब्री हैं उनके बीच में आपको ना एक कार्टिलेज की बनी डिस्क मिलती है, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेजिनस डिस्क बुलाते हैं। तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना, ये कार्टिलेज की बनी होती है, जिसकी वजह से ये जो दो वर्टिब्री हैं वो थोड़ा बहुत रेंज ऑफ मूवमेंट शो कर पाती है। सो यहाँ पर ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलेगी। इंटरवर्टिब्रल बोले तो दो वर्टिब्री के बीच में। ये एक्चुअली कैसी है? कार्टिलेजिनस है, ठीक है। और मूवमेंट बस थोड़ा बहुत ही अलाउ करने देगी। सो आपको दो वर्टिब्री, दो एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में मिलने वाला जो ये जॉइंट होगा वो यहाँ पर कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाएगा। एंड लास्टली आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, जिनको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बुलाते हैं। मतलब यहाँ पर दो बोन जब आपस में आर्टिकुलेट करेंगी ना, तो पहली चीज इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यहाँ पर दो बोन्स के आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में आपको एक फ्लूइड फिल्ड नजर आएगा। तो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलेगी जिसे हम साइनोवियल कैविटी, और उस फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड बुलाएंगे, जिसके अलॉन्ग ये जो बोन्स होते हैं ना, आर्टिकुलेटिंग बोन्स, वो फ्री रेंज ऑफ मूवमेंट शो कर पाती हैं, मतलब काफी फ्रीली मूव कर पाएंगी। ऐसी वाली जॉइंट्स को हम साइनोवियल जॉइंट्स या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बुलाएंगे। और इनके आपको वेरियस टाइप्स देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो आइए नेक्स्ट विल बी टेकिंग अप इज द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स और द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स द ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों, नाउ विल बी टेकिंग अप द वेरियस टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले वी हैव इज द हिंज जॉइंट। जैसा कि नाम बताता है हिंज जॉइंट, मतलब इट रिजेंबल्स द हिंज ऑफ अ डोर, राइट। आप सभी ने डोर का वो एंड जो कि वॉल से क्लोज होता है उसमें आपने हिंज देखे होंगे, और उस हिंज के अलॉन्ग ही आपका डोर जो है वो ओपन एंड क्लोज होता है, राइट। दैट मीन्स वो जो डोर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो आपने देखा होगा एक ही प्लेन के अलॉन्ग होता है, राइट। और इसी टाइप का मूवमेंट आपको ऐसी जॉइंट्स में भी मिलेगा जहां पर आपको हिंज जॉइंट्स मिलती हैं। तो ऐसा मूवमेंट आपको मिलता है जनरली इन योर एल्बो रीजन एंड दी नी रीजन। सो एल्बो में देखा है ना आपने, ये जो जॉइंट आपको मिलता है इसके अलॉन्ग ये जो दो बोन्स हैं वो एक ही प्लेन में मूव कर सकती हैं। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू शो दी हिंज जॉइंट। तो यहां पर ये आपको कहां मिलेगा? इन दी एल्बो रीजन में एंड नी रीजन में, राइट। तो यहां होता क्या है, एक बोन का ये जो सिलिंड्रिकल सा पोर्शन है दूसरे बोन के सिलिंड्रिकल से कैविटी में जाके फिट होगा। कैन यू सी लाइक दिस, जिसके अलॉन्ग मूवमेंट आगे पीछे इसके अलॉन्ग ही होगा। दैट मीन्स आगे पीछे ही होगा, राइट, एक ही प्लेन के अलॉन्ग। गेटिंग दिस? ओके। देन वी हैव दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा कि नाम बता रहा है, यहां पर एक बोन का जो एंड होगा ना वो बॉल की तरह स्फेरिकल होगा, ठीक है, और दूसरा बोन का जो एंड होगा वो कैविटी की तरह होगा, मतलब उसमें हॉलो स्पेस होगी। उस हॉलो स्पेस में जाके एक बोन का जो हेड है वो जाके इस तरीके से आर्टिकुलेट करेगा, और इस आर्टिकुलेशन से कुछ नैरो रेंज ऑफ मूवमेंट देखने को मिलती हैं। ओके, जैसे कि फोल्डिंग, स्ट्रेचिंग अलाउड हो सकता है, या फिर कुछ रोटेटरी मोशन भी अलाउड हो सकता है। ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है? यस, आपका जो ह्यूमरस बोन है ना, ये शोल्डर बोन आपके पेक्टोरल गर्डल से जब आर्टिकुलेट करती है तो आप देखते हो काफी नैरो रेंज या फिर वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट भी देखने को मिलता है। स्ट्रेचिंग वगैरह भी पॉसिबल है, आगे पीछे भी कर सकते हो, आप स्ट्रेच कर सकते हो, पुल कर सकते हो, राइट। सो ये सारी चीजें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो अलाउ करेगा। सो यहाँ पर याद रखो, ये देखने को मिलता है फर्स्टली कहां पर मिलेगा ये आपको? बिटवीन द हेड ऑफ द ह्यूमरस हेड एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में। सेकेंडली आपको मिलता है फीमर के हेड और एसिटाबुलम, जो कि पेल्विक गर्डल का पार्ट है, राइट। सो फीमर हेड एंड पेल्विक गर्डल के बीच में ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई।
चलो देन नेक्स्ट वी हैव इज अ पिवट जॉइंट। पिवटिंग करने में हेल्प करेगी भाई ये। तो पिवटिंग में क्या होता है, एक पॉइंट के अलॉन्ग, जैसे आपने बास्केटबॉल अगर खेला हो तो आप पिवटिंग जानते होगे ना, आप एक फुट को क्या करते हो, रेस्ट पे रखते हो और उस फुट के अलॉन्ग अपने बाकी की फुट के मूवमेंट करोगे, मतलब उस फुट को आप मूव नहीं करते हो जिसको आपने फिक्स किया हुआ है, बाकी जितनी भी मूवमेंट होगी वो उसी पॉइंट के अलॉन्ग, उसी एक्सिस के अलॉन्ग होगी जिस पे वो फुट रखा है ना। ऐसा ही कुछ यहाँ मिलता है बिटवीन दी बोन्स ऑफ द वर्टिब्री, दैट इज एटलस एंड एक्सिस। याद है ना, एटलस और एक्सिस विच वाज दी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एंड दी सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री। सेकंड एंड फर्स्ट के बीच में मैंने बताया था ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है जो कि क्या कर रहा है, देखो फिट हो रहा है इनटू दिस ओडोंटॉइड प्रोसेस, ओडोंटॉइड कैविटी और द फॉसा। तो इस कैविटी में जाके ये प्रोसेस जाके क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा। तो आर्टिकुलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, देखो इस तरीके से आर्टिकुलेशन हो रहा है ना। सो ये एक फिक्स रिजिड रॉड है जिसके अलॉन्ग देखो ये जो पोर्शन है वो मूवमेंट शो कर सकता है। तो ऐसा ही मूवमेंट हमारे हेड का होता था, मैंने बताया था ना आपको, जब ये आर्टिकुलेशन होता है तो हमारा जो हेड है वो लेफ्ट से राइट मूवमेंट शो कर सकता है, मतलब नो बोन की तरह। मैंने बताया था ना इसको नो बोन कहते हैं बिकॉज ये हमें नो का सिग्नल देने में, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे हेड को लेफ्ट से राइट यानी कि साइडवर्ड्स मूव करने में हेल्प करेगा, बट टू अ सर्टेन रेंज, राइट। तो ऐसा मूवमेंट मिलता है पिवट जॉइंट में। दैट मीन्स यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल होगा बट अलॉन्ग ओनली वन एक्सिस, ठीक है। सो यहाँ पर मूवमेंट विल बी अलॉन्ग वन एक्सिस। गेटिंग दिस पॉइंट वेल। नेक्स्ट वी हैव इज द ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि मिलती है आपको बिटवीन दी कार्पल्स। कार्पल्स के बीच में मिलेंगे ना, जो हमारी रिस्ट बोन्स होती थी, तो ये आपको कार्पल्स के बीच में मिलती हैं। तो जितनी भी बोन्स हैं ना, ये जो दो बोन्स हैं ये मूवमेंट के दौरान क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगी, स्लाइड करेंगी, उनको ये जॉइंट फैसिलिटेट कराता है व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्पल्स। एंड देन वी हैव इज दी सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट आपको सैडल की तरह नजर आएगा। मैंने बताया था ना, हॉर्स के ऊपर बैठने वाली वो जो सीट होती है उसका शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके का ही। और यहाँ पर आप देखोगे जो मूवमेंट है वो जब ये आर्टिकुलेट करेगा, ये जो जॉइंट बनेगा दो बोन्स के बीच में, वो ऐसे दो सरफेस के बीच में होगा। अब ये कहाँ कहाँ बन रहा है, देखो इट इज फॉर्मिंग बिटवीन दी कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो थंब का जो कार्पल और मेटाकार्पल है इनके बीच में ये जॉइंट बनेगा। तो यहां पर देखो ये जो मूवमेंट है वो ऐसे भी हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट, मतलब इस प्लेन के अलॉन्ग, बोर्ड के प्लेन के अलॉन्ग, है ना, और बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, मतलब अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो देख रहे हो ना, आपका जो थंब वाला पोर्शन है, आपका थंब वाला पोर्शन आगे पीछे भी मूव कर सकता है और लेफ्ट एंड राइट भी मूव कर सकता है, यू सी। तो ये यहाँ पर सैडल जॉइंट की वजह से पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट है इट इज पॉसिबल अलॉन्ग टू एक्सेस। तो मूवमेंट जो है इस जॉइंट के अलॉन्ग कैसे होता है, इट इज अलाउस, आप कह सकते हो, या फिर अलॉन्ग टू मूवमेंट, सॉरी टू एक्सेस, टू एक्सिस, ठीक है। सो मूवमेंट यहां पर दो एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। सिंगुलर होता तो AX IS होता, दो है तो एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप द वेरियस टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स ऑफ द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, इनका नेचर कैसा है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, वो आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। सो बच्चों, फाइनली वील बी टेकिंग अप द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन व्हिच इज द डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेकअप करने वाले हैं द मायस्थीनिया ग्रेविस, जिसके बारे में इवन आप क्लास 12th में जब चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर एक टॉपिक आता है ऑटो इम्यूनिटी का, जहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को या फिर टिश्यूज को डैमेज कर देता है। उसका ही एक केस आता है ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। दैट मीन्स ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब खुद का ही इम्यून सिस्टम खुद ही के सेल्स को फॉरेन सेल्स मान के डिस्ट्रॉय करने लगेगा। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में, जहां पर मैंने बताया ही है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यानी कि वो पॉइंट जहां पर एक न्यूरॉन मसल से जाके मीट करती है, वो अफेक्ट हो जाता है। सो इट अफेक्ट्स दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में, यू विल सी कि जो पर्सन इसे सफर कर रहा है उसकी मसल्स फटीग करती हैं, जल्दी वीकन हो जाती हैं और पैरालिसिस मिलता है ऑफ दी स्केलेटल मसल्स। तो वो मसल्स जो कि वॉलंटरी थी ना, वो वीकन हो जाएंगी, फैटिग जल्दी होंगी और पैरालाइज्ड हो जाती हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट द मायस्थीनिया ग्रेविस। ज़्यादा डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है। देन उसके बाद आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जैसा कि नाम बता रहा है, मस्कुलर जो है मसल जो है वो डिस्ट्रॉफी शो करेंगे, मतलब दे बिकम एट्रोफीड, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, फंक्शनैलिटी है, वो लूज हो जाएगी। तो क्यों होगी, बिकॉज जो मसल्स हैं वो प्रोग्रेसिवली डीजेनरेट करने लगती हैं।
सो यहाँ पर प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन देखने को मिलता है स्केलेटल मसल्स का, और ये जनरली आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, जेनेटिक कॉज है इसका पीछे, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर जनरली मिलेगा आपको। तो इसके बारे में भी इवन हम जब क्लास 12 में जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ही है एक तरह से, तो मतलब ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप के डिसऑर्डर की, दैट इज कॉल्ड टेटेनाई। तो टेटेनाई में आपको क्या मिलता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड स्पैज्म देखने को मिलते हैं इन द मसल्स। तो मसल बहुत वाइल्ड तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत पेनफुल होता है एक पेशेंट को। सो ये तब होता है जब बॉडी फ्लूइड्स में कैल्शियम आयन की कमी हो जाए। सो इट इज ड्यू टू लो कैल्शियम आयन्स इन द बॉडी फ्लूइड्स, तब टेटेनाई अकर करता है, ठीक है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन और दी स्पैज्म इन दी स्केलेटल मसल्स। देन आता है अर्थराइटिस, जैसा कि नाम बताता है, आर्थ्रो वर्ड इज ऑलवेज फॉर जॉइंट, आइटिस वर्ड फॉर इन्फ्लेमेशन, मतलब यहाँ पर जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन मिलता है, तो जिसकी वजह से जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, रेडनेस, हीट, पेन, स्वेलिंग यहाँ मिलेगी, ठीक है। देन लास्ट 2 सेट ऑफ डिसऑर्डर्स जो मिलते हैं, विच इज ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा कि नाम बता रहा है, ऑस्टियो मीन बोन्स, पोरोसिस मतलब पोरस बोन्स हो जाना, तो बोन्स क्या हो जाएंगी, पोरस हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है बच्चों, जनरली इसमें फीमेल जल्दी ही अफेक्ट होती हैं। तो रीजन बीइंग, इसके लिए यहाँ पर होता क्या है, पहली चीज तो बोन्स अगर पोरस हो जाएंगी, इसका मतलब उनकी डेंसिटी या फिर बोन मास जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, एंड इंक्रीज चांसेस हो जाते हैं फ्रैक्चर्स के, क्योंकि बोन जो है वो पोरस हो चुकी हैं, वो ज़्यादा डेंस नहीं रही, तो उनको हल्का सा ब्लो भी ना फ्रैक्चर कॉज कर सकता है। सो दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये कॉमनली आपको देखने को मिलता है ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल्स, और फीमेल्स के केस में आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल डिक्लाइन करते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस। देन उसके बाद लास्टली हमारे पास जो डिसऑर्डर आता है, दैट इज गाउट। सो गाउट बच्चों एक ऐसा आप टाइप कह सकते हो, एक ऐसा इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का, जो कि होता ही तब है जब जॉइंट्स में जाके ना यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। सो इट इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन, जहां पर यू विल फाइंड इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की ड्यू टू कलेक्शन और द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, क्योंकि जब बॉडी में यूरिक एसिड का सही तरीके से एसिमिलेशन नहीं होता है, वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, तो वो बॉडी फ्लूइड्स में रहेंगे और जाके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट कर जाएंगे, और वहां पर पेनफुल कंडीशन कॉज करते हैं जॉइंट्स में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द गाउट। सो आई होप द वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।